बिहार इलेक्शन स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे पास मेरी दाहिने तरफ हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्री शिवम त्यागी जी और मेरे बाएं तरफ आरजेडी की नेशनल स्पोक्सपर्सन कंचना यादव जी। 90 मुकदमे में से 11-12 मुकदमों में वो कन्विक्टेड हो, उस आदमी की जाकर जो है जय जयकार लगाएंगे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। अरे तेजस्वी जी, शहाबुद्दीन जी हमारे लीडर रहे हैं, हमारे पार्टी में नेता रहे हैं और शहाबुद्दीन जी के साथ हमारे जितने भी पार्टी में नेता पहले रहे हुए हैं सबके नारे लगे। आप मुसलमानों के लिए उसको जाकर वहां जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं और आपको जब यहाँ पर किसी ने अशोक चिन्ह तोड़ा उसके बारे में सवाल पूछा गया तो आप कहते हैं कि नहीं ये फालतू की बातें नहीं करनी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आप यह भी कहते हैं कि रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं हमारे देश में, तो आप कहीं ना कहीं आप ये साबित खुद कर देते हैं कि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिसकी लाल लाल आंखों से कोई नहीं डरता। जो मोहम्मद सालिमुद्दीन है वो एक रोहिंग्या है और उसका कौन रिप्रेजेंट कोर्ट कर रहा है, कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका केस? प्रशांत भूषण। और अब पता है प्रशांत भूषण कौन है? प्रशांत भूषण जी हमारी कंचना जी की वीडियोस अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि रोहिंग्या चाहिए भी और सामने मीडिया में बैठ के ये भी कहना है कि भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ इनको। सबसे पहले ये रोहिंग्या के नाम पे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, क्योंकि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता उनको टार्गेट करते हैं। अब देखो मैं बता रही हूँ, अब आप आ गए कि इनको टारगेट किया जा रहा है। देखो अब यही बात है कंचना जी, यही प्रॉब्लम है। और इसी समय राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो उन्होंने दिखाया कि बेंगलोर की वो सीट है जिस 5-6 लाख ही वोटर्स होते हैं एक विधानसभा में और उसमें 1 लाख वोटर फर्जी वोटर हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देती उसके पहले बीजेपी आ गई मैदान में। वो अंदर से कोई आता है, अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, आज से आपके राजा है महेंद्र बाहुबली। जयकारा शुरू। परिवारवाद का ऐसा जाल है कि महेंद्र बाहुबली पैदा होते ही क्योंकि गद्दी आपकी है जी। सिंधिया जी के बेटे बहुत इन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत कम उम्र में ये क्रिकेट एसोसिएशन एमपी का वो अध्यक्ष बन गए। बताइए, दूध का दांत उनका टूटा नहीं लेकिन मिल गया पिता। वहां परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। कभी लालू जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं कहा था, कभी राबड़ी जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं किया था। लेकिन क्या करे, वो तंत्र जो है ना हमारे पास नहीं है। जिसके पास तंत्र है, उसका इन्फ्लुएंस है, वही वो नैरेटिव बना ले जाएगा। हजार कहानियां हैं जंगल राज की इस देश में। बिहार के बच्चा इस बात से वाकिफ है। यकीन मानिए कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां दंगा नहीं था, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां कर्फ्यू नहीं था मेरठ में, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे। और अब कोई ऐसे 15 दिन साल में नहीं है जहां दंगा नहीं। 20 साल में आप यूनिवर्सिटीज का, विश्वविद्यालय का नाम गिनवा दीजिए जो आपने बिहार को दिया, और हम भी अपना गिनवा देंगे। तो मैं जवाब दे देता हूं। करण वर्मा अनप्लग्ड के एक खास बिहार इलेक्शन स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए, जब चुनाव आते हैं भारत में तो एक हलचल तो होती है, पर जब बिहार में चुनाव आता है और खास तौर से जो इस बार आया है तो राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी हलचल है जो वाकई में अगर कहूं अभूतपूर्व है। तो इसी पे खुल के एक चर्चा करने के लिए आज 2 बहुत खास मेहमान हैं हमारे पास मेरी दाहिने तरफ हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्री शिवम त्यागी जी। आपने इनको टीवी पे देखा होगा, प्रखर ढंग से अपनी आवाज सामने रखते हैं। और मेरे बाएं तरफ एक और प्रखर आवाज आरजेडी की नेशनल स्पोक्सपर्सन कंचना यादव जी, पीएचडी हैं। मुझे बड़ा हैरत हुई जान के कि आप इतने सारे आपने हैट्स पहन रखे हैं, पीएचडी भी कर रखी है, फिर स्पोक्स पर्सन भी बन गए हो। तो आज आपको यहाँ पर पाकर बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है। बहुत क्यों आपको ऐसा लगता नहीं कि उनको देखकर वो हो सकती हैं ऐसे? नहीं, अब देखिए मैं इस पे जाऊंगा नहीं क्योंकि आज मैं जरा न्यूट्रल भूमिका में हूँ, बट जिस पार्टी का वो प्रतिनिधित्व कर रही है उससे जब देखते हैं हम पीएचडी आ रही तो मैं तो इसकी सराहना करता हूँ, मैं तो इसकी तारीफ करता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शिवम जी, इस चर्चा को आज हमारा मेन जो ध्येय है कंचना जी, वो ये है कि दर्शक पूरी बात जान सकें, बिकॉज आप दोनों जब मैदान में उतरे हो तो जान सके। तो आराम से जरा हम लोग एक इस पे चर्चा करते हैं। मैं शुरुआत कंचना जी से करता हूं। कंचना जी, आपने जो आप लोगों ने एक मुहिम जो चलाई है, वोट चोर गद्दी छोड़,
और राहुल गांधी की भी जन अधिकार यात्रा निकली, तेजस्वी यादव भी गए। ये वोट चोर गद्दी छोड़ में आपका क्या इल्जाम है? किस तरह से वोट चोरी आपके हिसाब से हुई है, क्या है? जरा सबसे पहले आप साफ साफ इल्जाम जो है वो लगाइए, फिर हम इनका जवाब भी लेते हैं। जी करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बिहार में जब आपने कहा ना एकदम हलचल मची हुई है, तो हमको लग रहा है भूचाल आया हुआ है। तो ये ज्यादा सही टर्म होगा। बिहार में जब चुनाव आता है ना तो भूचाल आता है। और दूसरा, जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, चुनाव के जस्ट पहले 2 महीने का समय था और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि बिहार में SIR होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। तो हमने कभी भी यह नहीं कहा कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मत करिए। हमारा यह कहना था कि आप प्रॉपर टाइम लीजिए, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, इतना समय जो है वो बहुत कम है। हमारा जो क्वेश्चन था वो यह था कि आप इतना कम समय में क्यों, और दूसरा, आप इसको चुनाव से ही क्यों जोड़ रहे हैं, जो नवंबर में होने वाला चुनाव है उसी से क्यों जोड़ रहे हैं। और तीसरा जो है कि आप इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं आप, उसमें 11 के बजाय आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जो लोगों के पास जैसे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जो पहले से लिस्ट बनी हुई है, जिससे आप लिस्ट बनी हुई है खुद इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट मत लीजिए बाद में। हालांकि चुनाव आयोग ने यही इम्प्लीमेंट किया। तो हमारा इस पे लेकर पूरा मुहिम हमने छेड़ा कि आप इतने कम समय मत करिए, हलचल मच जाएगी, भूचाल मच जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, फिर उनको जाकर बनवाना, फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाना, वेरीफाई करवाना। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इसी समय राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उन्होंने दिखाया कि बेंगलोर की वो सीट है जिस 5-6 लाख ही वोटर्स होते हैं एक विधानसभा में, और उसमें 1 लाख वोटर फर्जी वोटर हैं। और ये आप भी एक पत्रकार की भूमिका में हैं, हर पत्रकार के सामने, इस देश के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। तो होता ये यूँ कि इलेक्शन कमीशन आकर बताता कि हाँ, 1 लाख जो नाम दिए गए हुए हैं उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ये एलिगेशन गलत है, क्यों एलिगेशन सही है। ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देती उसके पहले बीजेपी आ गई मैदान में डिफेंड करने इलेक्शन कमीशन को। आप तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका निभाए, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? तो सवाल तो यही बन जाता है कि आप क्यों। और दूसरा कि जब हमने इतने दिन से आवाज़ उठाया कि SIR, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिहार में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खुद बीजेपी को मैं इनको भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्या इनसे या हम सब से वार्तालाप इलेक्शन कमीशन ने किया था चुनाव के पहले कि हम SIR करवाने वाले हैं? उन्होंने किसी से भी बात किया था? अपने मन से एक दिन प्रेस नोट आता है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं ना। इनसे जवाब लूं मैं? जी बिल्कुल। तो ये सब भाई कंचना जी ने बड़ी पॉइंटेड बातें करी कि उनको क्या क्या लगा। आपने इनसे बात नहीं करी, 2 महीने में क्यों कर दी, फिर कर्नाटका का भी इन्होंने एक हवाला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करी। शिवम जी, क्या कहना है आपको इस पे? करण जी, वो एक शेर है ना कि मैं शायर से मदारी हो गया और मुझे करतब दिखाने पड़ रहे हैं। और सच मानिए, मैं फूलों में पला बड़ा हूं, मुझे पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। 2 शहजादे, बड़े परिवारों से आने वाले लोग, लगातार चुनाव हार रहे हैं। एक 20 साल से चुनाव हार रहे हैं, एक 2014 के बाद से चुनाव हार रहे हैं। राज्यों में सफलता है नहीं, अपने गृह राज्य में सफलता है नहीं। तो फूलों में पड़े बड़े लोग हैं और अब इनको पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। तो थक हार के जब जनता से कुछ नहीं मिल रहा तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं। एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद एक मुद्दा। वो जनता की अदालत में भी जाकर धम से गिर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी धम से गिर जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा सरोकार ना हो, लगता हो कि भाई वो हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर है अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। लेकिन इस देश के कोर्ट तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती। अब कंचना जी ने कहा, कंचना जी से अक्सर मेरी डिबेट होती रहती है और वो बहुत अच्छी डिबेट करती है, अक्सर मेरी डिबेट होती रहती है। इन्होंने अभी कहा कि भाई हमने सवाल पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये भाजपा वाले बीच में आ गए। आपने कभी संसद में इलेक्शन कमीशन वालों को बैठे देखा है क्या? बताइए, कभी देखो भाई किसी ने कैमरा से पीछे जो कभी कोई इलेक्शन कमीशन होता है कहीं? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है और अधिकार भी कि वो जहां जब जैसे चाहें, एक इंटेंसिव रिवीजन तो होता ही रहे, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्थितियां अगर खराब हो, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शिकायतें थी, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी शिकायतें थी, क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी शिकायतें थी और तमाम ऐसी चीजें होती रही, तो उनको लगा कि एक SIR होना चाहिए, वो उनके अधिकार के तहत आता है। उन्होंने उसको रोल आउट किया, समय दिया। 2003 में जो हुआ था उसकी भी समय अवधि बताई, उसको सक्सेसफुल भी बताया, चीजें भी हुई। उसको लेकर, कुछ विषयों को लेकर विपक्ष जो है वो कोर्ट में गया।
कोर्ट ने कुछ चीजों को सही पाया, कुछ में उन्होंने कहा कि और बेहतर करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को माइल्ड कर दीजिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को ऐड कर दीजिए, और तमाम ऐसी चीजें रही। सब कुछ बेहतर हो गया, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर हमसे जवाब नहीं चाहिए था तो पार्लियामेंट ठप क्यों थी? भाई अगर इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए था तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और बंद करके बैठे हैं आप एक ये अपना संसद भवन, क्यों? और यहां तक कि ये समय भी, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांगी, जब सरकार तैयार हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, तो कहने लगे नहीं नहीं पहले वादा करो कि एसआईआर पर चर्चा करोगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो मैं मानता हूं कि पहले तो खुद तय करें कि आपको किससे कहां कैसे जवाब चाहिए। दूसरी एक और चीज है, भाई मैं तो आम आदमी, द मैंगो पीपल, अंजना जी हैं, अब आपका नहीं पता भाई आपकी कहां कहां जान पहचान सोर्स है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में अगर आप अपने चार्जेस को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो जाहिर है आप उसको कहीं भी लिखने में, पढ़ने में, शपथ पत्र देने में ना शर्माएंगे ना डरेंगे। दूसरा एक और भी चीज है, अब इस तरह की जो चीजें चलती हैं, इस तरह की जो बातें चलती हैं, इनमें एक और क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ने परत दर परत हर चीज को आकर जवाब दिया, जैसे कि मिंटा देवी उसका एक एग्जाम्पल है, रंजू देवी उसका एक एग्जाम्पल है, काशी विश्वनाथ में जो एक ही घर में 45 वोट निकले उसका एक एग्जाम्पल है। सबकी वीडियो बाइट्स ऑलरेडी इस देश के जितने भी तमाम न्यूज चैनल्स हैं उन पे चल रही हैं। मैं मानता हूं कि शूट दिस कूट बंद होना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनका एक कैबिनेट रैंक दर्जा हुआ और देश में एक बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। तो मैं मानता हूं जो भी बोला जाए वो बड़ा मजबूती के साथ और बेहतर बोला जाना चाहिए और क्रेडिबल बोला जाना चाहिए, जिसको ले जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी चैलेंज कर लो, कोई दिक्कत ना हो। और अंत में एक चीज और, इससे संबंधित अप्रोक्सीमेटली 39 एप्लीकेशंस अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग जगहों पर फाइल हुई है, आज तक कुछ भी अचीव नहीं हुआ है। और तमाम चीजों पर इलेक्शन कमीशन ने, भाजपा ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ही जवाब भी दिया है। मैं मानता हूं पूरा देश उस बात से संतुष्ट है और इसका नतीजा आपको बिहार में मिल भी जाएगा। ठीक है कंचना जी, ना अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं, बिकॉज इन्होंने एक स्पेसिफिक बात कही कि भाई आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना था, भाजपा जवाब दे रही थी, तो इनका सवाल ये बनता है कि भाई फिर आप लोग पार्लियामेंट में क्यों उस चीज को उठा रहे थे? पार्लियामेंट में तो इलेक्शन कमीशन बैठती नहीं है। तो इस हाँ आप मैं जवाब दे रही हूँ। और सुनिए, ये पूरा जब ISIR होगा तो भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों का कहना था कि इससे घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? इनके बड़े बड़े नेता कि भाइयों और बहनों, ये जो है बिहार में घुसपैठियों से वोट कराना चाहते हैं, घुसपैठियों का वोट लेकर सरकार बनाना चाहते हैं। तो इसलिए जब हमने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया इलेक्शन कमीशन ने, जब हमने कहा कि हम वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। और कौन सा जवाब आकर देकर गए थे इलेक्शन कमीशन? आकर देकर गए थे धमकी। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग धमकी नहीं दे सकते ना, पूरे देश से माफी मांगे। क्यों? वो चुने हुए हैं, आप चुने हुए नहीं हैं, आपको नॉमिनेट किया हुआ है। जी, आपसे पूछनी मुझे, जैसे इन्होंने एक बात कही कि भाई आप लिखित में, और यही उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आप, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लिखित में एफिडेविट के तौर पे आप लोग क्यों नहीं कंप्लेंट्स कर रहे हो, इसका जवाब बताइए मुझे। सबसे पहले तो इन्होंने जिस रूल के तहत लिखित में जवाब मांगा, शपथ पत्र मांगा, वो रूल इसलिए होता है कि जब न्यू इलेक्टोरल रोल बनता है उसमें किसी व्यक्ति को अगर मेरा नाम कट गया है और मुझे आपत्ति दर्ज करानी है तो मैं एक एफिडेविट देकर अपना नाम दूंगी कि मेरा नाम कट गया है। उसके तहत वो कर रहे थे, जो रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। और इसी रूल के तहत खुद अखिलेश यादव जी ने आकर बोला कि हमने 18,000 शपथ पत्र दिए थे, तो उसका क्या हुआ? और आम आदमी पार्टी आकर बोली, उसका क्या हुआ? और अगर शपथ पत्र राहुल गांधी जी दें तो शपथ पत्र अनुराग ठाकुर जी क्यों नहीं देते? वो भी आए ना, अगले दिन भागे भागे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। ठीक, अनुराग ठाकुर पे मैं लेता हूं चार जगह का उन्होंने बताया कि यहाँ पर वोट बढ़ गया है, तो क्यों नहीं अनुराग ठाकुर जी शपथ पत्र देकर बोले? और सबसे बड़ा सवाल कि उनको डेटा कहाँ से मिला? एक दिन में हमने तो, राहुल गांधी जी ने बोला हमने 6 महीने में एनालिसिस किया, और अनुराग ठाकुर जी एक दिन में आकर कॉन्फ्रेंस कर दिया और यहाँ पर 3 लाख वोटर है, वहाँ पे इतने लाख वोटर कहाँ से आया? नितिन गडकरी जी खुद आरोप लगाते हैं कि उनके लोकसभा में बढ़ा नहीं। कंचना जी मुझे बस एक ये बताइए बात कि जैसे जो आपके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, हजारों हैं, मेरा ख्याल है 30-40 हजार हैं, मुझे पास एग्जैक्ट आंकड़ा 40,000 के ऊपर है, वो क्यों नहीं? बिकॉज जो बूथ लेवल एजेंट्स होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 33 के तहत उनका फर्ज होता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको एक एफिडेविट फॉर्म में डालें और उसको ठीक करवाएं।
आपके बूथ लेवल एजेंट्स ये क्यों नहीं कर रहे? मैं ये नहीं समझ पाया, मुझे बस इसका स्पेसिफिक बताइएगा। अनुराग ठाकुर का मैं पूछूंगा इनसे, पर आपके क्यों नहीं कर रहे आप हैं? ये नहीं समझ पाए इसलिए करण जी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुंची ही नहीं कि हमारे 40,000 BLAs मैं आपके सामने रख सकती हूँ कि लाखों कंप्लेन जाकर किए, शिकायतें कहीं पर रिसीव की गई और कहीं पर रिसीव करने से मना कर दी गई, और यह कहते हुए कि ये जो इंडिविजुअल हैं जिनका वोट कटा है वो आकर करेंगे। हमें नहीं मालूम कि आप शिकायत कर रहे हैं तो ये आप फर्जी तो नहीं कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल को लेकर आइए, हम फिर आरोप जो है लेंगे और उनका नाम ऐड करेंगे। तो फिर जब हम इंडिविजुअल्स को हमारे BLA ले गए, फिर उनका नाम ऐड हो रहा है, और लाखों नाम हमने ऐड कराए, और आपके सामने मैं इसका सबूत रख सकती हूं। और BLAs को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि सही फॉर्मेट में। इलेक्शन कमीशन ने यही बोला ना कि कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन सही फॉर्मेट में नहीं आया। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि SIR का पूरा प्रोसेस क्या सही फॉर्मेट में हुआ है? आपने बोला BLA हर घर जाएंगे, BLOs हर घर जाएंगे, आपने बोला कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है और अपलोड होगा, वेरीफाई होगा, फिर उसमें से घुसपैठिए निकाले जाएंगे। क्या BLAs घर घर गए, BLOs घर घर गए, सबके वो डॉक्यूमेंट्स लिए, और कौन से डॉक्यूमेंट कितने % लिए, किसकी कितनी मृत्यु हुई, आप कैसे तय कर लिए, कौन कहां पर परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, आपने कैसे तय कर लिया? तो फॉर्मेट पहले इलेक्शन कमीशन बताए, कंप्लेन का फॉर्मेट तो सेकंड है, नाम तो ऐड हो रहा है। जी आप इसका जरा जवाब देंगे, बिकॉज इनका बड़ा डायरेक्ट आरोप है कि कंप्लेंट्स दे भी रहे हैं तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं, एंड एक फॉर्मेट में आप लोग फंसा रहे हो इनको, बिकॉज और कईयों का तो इन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया, ऐड भी कराया। इस पे आपको क्या कहना है? यानी कि इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है बहुत अच्छे से। अगर लाखों ऐड हुए तो इलेक्शन कमीशन ने काम तो किया भाई, ऐसा तो नहीं है कि वो RJD ने अपने आप ऐड कर लिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से कोऑपरेशन में काम कर रहा है। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई परेशानी है तो उसको अच्छे से रिजॉल्व किया जा रहा है। यानी कि ऑन ग्राउंड कोई किसी तरह का टसल नहीं है, यानी कि वो सिर्फ सब हवा में ही है। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर कोई भी पार्टी, कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म 6 नाम ऐड करने के लिए, फॉर्म 7 नाम कटाने के लिए, फॉर्म 8 कोई भी करेक्शन करने के लिए जाकर कर सकता है। आपको फिजिकली भी जाने की आवश्यकता नहीं। ये डिजिटल युग है भाई, इतना सस्ता इंटरनेट कर दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हर किसी के हाथ में फोन है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि अगर कोई बात मैं किसी के खिलाफ कहना चाहता हूं और अगर मैं उसके लिए पुलिस में जाऊं और पुलिस FIR ना लिखे तो वो बाहर नहीं जाएगी? मैं अगर सोशल मीडिया पे लिखूंगा तो भी जाएगी। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नहीं, मैं अगर उसको कहीं पर भी लिखूंगा वो जाएगी और फोर्स्ड होकर आदमी को काम करना पड़ेगा। एक सेकंड, एक चीज पूछनी कंचना जी, आपकी भी अच्छी फॉलोइंग है एक्स पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे। ऐसा हो सकता है एक बूथ लेवल एजेंट का क्लेम एक्सेप्ट ना हो, आप 1 मिनट में ट्वीट करके आप बवाल मचा सकते हो? नहीं, ऐसे कर सकते हैं? आज की डेट में किसकी इतनी हिम्मत है करने की कि आपका कंप्लेन पे वो एड्रेस ना करे? नहीं सुनिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी ने इतना बड़ा कागज इतना सारा रखा था कि ये कंप्लेन का कागज है, जो हमारे BLA जा रहे हैं वैसे नहीं रजिस्टर कर रहा है, वो नाम नहीं ऐड कर रहा है, तो फिर हम कैंडिडेट जिसका नाम है उसको लेकर जा रहे हैं, ऐड हो रहा है। ये कर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो एक बात बताइए, काम करवाने के लिए ही तो हम सड़क पर उतरे थे ना, काम करवाने के लिए तो हम कोर्ट में गए थे ना। आपने तो सीधे कहा कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, जब कोर्ट ने कहा कि मानना पड़ेगा आपको तो आपने माना। आपने बोला कि हम 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है हम लिस्ट नहीं देंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम तो आपको देना पड़ेगा तो आपने उसका नाम दिया। आप क्या कर रहे थे कि हम इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं, घुसपैठिए जो आधार कार्ड बनवा लिए हैं। तो एक बात बताइए, एक डेटाबेस है जो भारत सरकार के पास है, वो डेटाबेस में अगर प्रॉब्लम है, फर्जी आधार कार्ड बन गए हैं, तो उसको दुरुस्त करना ज़्यादा आसान है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी से आप सीधे कहो कि डॉक्यूमेंट्स ला कर दीजिए, वो ज़्यादा आसान है। तो आपने उनको परेशान किया, और जब हर बात के लिए हम कोर्ट में गए और इलेक्शन कमीशन क्या बोल रही थी, वो नागरिकता चेक करेगी। कोर्ट ने कहा नागरिकता चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। कोर्ट ये जब बोली तो उन्होंने बोला कि हम यह निकालेंगे जो घुसपैठिया हैं वो वोटर नहीं बन पाए। हम भी वही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक भी सिंगल घुसपैठिया इस देश में, हमारे देश में वोट नहीं कर सके, उनका अधिकार नहीं है। तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप भी उसी स्टैंड पे हैं, हम भी उसी स्टैंड पे हैं। तो घुसपैठिया का नैरेटिव बना के आप बता दीजिए कि कितना घुसपैठिया बिहार में अभी तक पकड़ा गया। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने आपको कितना बताया? हमारा तो जवाब ही नहीं देती इलेक्शन कमीशन। चलिए देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 1 जून से 1 जुलाई तक ही इस देश में 1880 रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को रिपोर्ट किया गया, यहाँ से बाहर किया गया। द डिप्लोमैट कहता है कि पिछले 6 महीने में ऑपरेशन पुशबैक के तहत अप्रॉक्सीमेटली 1800 लोगों को हमने वापस किया, और ये आधिकारिक भी है और बहुत सारे लोगों को गैर आधिकारिक भी डिपोर्ट किया जाता है। ये अलग अलग इंटरनेशनल अखबारों ने कहा है। अब इसके पीछे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर खास तौर पर आप बात करेंगे कि ये
घुसपैठियों को भगाने की बात भी करते हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर रोकने की भी बात करते हैं। आपको पता है अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि खास तौर पर अगर मैं यहां पर बात करूं तो मोहम्मद सालिमुद्दीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो मोहम्मद सालिमुद्दीन है वो एक रोहिंग्या है और उसका कौन रिप्रेजेंट कोर्ट कर रहा है, कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका केस? प्रशांत भूषण। अच्छा। और अब पता है प्रशांत भूषण कौन है? प्रशांत भूषण जी हमारी कंचना जी की वीडियोस अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। कह रहे बहुत शानदार बोलती है ये बेटी, बहुत शानदार बोलती है ये बेटी, बहुत शानदार बोलती है। मतलब बेटी और प्रशांत भूषण जी का एक बेटी और पिता वाला संबंध उस तरह का बहुत अच्छा है। हाँ। अब वहां जाके वो बचा रहे हैं, कह रहे नहीं इन रोहिंग्यास को मत भेजो भैया, इनको तो देश में ही रहना पड़ेगा, इनको तो यही रखो। और चैनल पर आकर तुरंत कहते हैं नहीं ये तो जाने चाहिए, ये तो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2018 में 2019 में भी इसी तरीके से एक और केस फाइल हुआ जिसमें कहा गया, और उसमें भी प्रशांत भूषण ही है और एक एनजीओ है जिसमें एनजीओ के जो ऑनर है वो मिस्टर गोंजाल्वेस करके हैं, और इन दोनों ने जाकर कहा कि नहीं मानवीय आधार पर यहां पर इस देश में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। और एक विंग होता है पार्टी का और एक एक्सटेंडेड विंग होता है, तो आरजेडी और कांग्रेस के एक्सटेंडेड विंग वाले ही हैं प्रशांत भूषण। इसको तो पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, जब ट्विटर पर ट्वीट करते हैं बिटिया के तो विचारधारा तो बिटिया की एंडोर्स करते हैं ना। इसका मतलब साफ है कि भैया सर्च करके अब देखो ना, इसका मतलब साफ है कि रोहिंग्या चाहिए भी, और सामने मीडिया में बैठ के ये भी कहना है कि भगाओ इनको, भगाओ इनको, भगाओ इनको। एक चीज बताइए, मैं रोहिंग्या के खिलाफ हूं, एग्जाम्पल मेरी पार्टी रोहिंग्या के खिलाफ है, ये एक स्टैंड है मेरी पार्टी का, यही स्टैंड है। हम एनआरसी पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम सीएए पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। कोई एक एप्लीकेशन बताइए, यूपीए के समय में भी रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया गया, मैं मानता हूं। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि नहीं रोहिंग्याओं को यहीं रखो, नहीं इनके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नहीं इनको तो हमें बचाना है, ये तो हमारे वोटर है। हम तो नहीं कहते बिल्कुल भी, फिर ऑपोजिशन वाले क्यों कहते हैं, फिर प्रशांत भूषण क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए उनको। अब ये देखिए आपके ट्वीट्स वगैरह देखते रहते हैं आप, कितनी अरे लोकप्रिय होती जा रही है, ये समझिए फॉलोइंग है, फॉलोइंग है आपकी। पर इन्होंने देखिए रिसर्च वर्क बढ़िया कर रखा है। तो मैं भी अब इनसे प्रशांत पूछ लेती हूँ भूषण ना। आपके रिट्वीट कर रहे हैं, उधर वो उनके हक के लिए लड़ते, इधर आप कह रही हैं उनको बाहर निकालो। मैं इनसे पूछ रही हूँ, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं हमारे देश के। अगर इस देश में रोहिंग्यास आ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी होगी? करण जी आपकी होगी, मेरी होगी, शिवम जी की होगी सरकार की ना। बिल्कुल होगी। तो अगर घुस रहे हैं, ना बांग्लादेशी घुसने चाहिए ना रोहिंग्यास घुसने चाहिए, कैसे आ रहे हैं आप इसको श्योर करो। और सबसे पहले कि जब यही प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब हुआ करते थे, तो उस समय क्या कहते थे, भाइयों और बहनों जो ये बॉर्डर है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मतलब स्टेट की नहीं है, केंद्र की है, और ये घुसपैठिए आ रहे हैं। तब तो आप वहां पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आप यह भी कहते हैं कि रोहिंग्यास आ रहे हैं, बांग्लादेशी हैं हमारे देश में, तो आप कहीं ना कहीं आप ये साबित खुद कर देते हैं कि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिसकी लाल लाल आंखों से कोई नहीं डरता। और लाल लाल आंखें एक सेकंड, इसका मैं तो जवाब लेता हूं, पर मुझे एक पहले आप अपना स्टैंड एक बार जरा इस पे क्लियर करिए, बिकॉज इन्होंने जो सवाल उठाया है ना कि भाई एक तरफ तो भाई प्रशांत भूषण उनके लिए लड़ने पहुंच जाते हैं, आपकी पार्टी नहीं, मैं कहूंगा इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर हैं, एक जो झारखंड के टाइम पर चुनाव एआईसीसी के झारखंड इन चीफ है, उन्होंने 15 नवंबर को पिछले वर्ष 2024 में झारखंड चुनाव के वक्त कहा कि मैं गैस सिलेंडर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर भी होंगे तो उनको भी देता हूं। देखिए ठीक, तो अब बात ये नहीं इनको समझ आ रही, और मैं भी ये जानना चाहता हूं आपका क्या है, किस तरफ है कंचना जी का या उनकी पार्टी का? भाई हम घुसपैठियों के विरुद्ध खड़े हैं, या हम अगर घुसपैठियों को निकालने की बात आएगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, किस तरफ हो आप? फिर मैं आपका सवाल इन तक ले एक बात बताइए आप करण जी, ये मान लीजिए आपका घर है या ये मेरा घर है, और मेरे घर में कोई बाहरी आकर रहने लगे और हमारे सिस्टम का यूटिलाइज करने लगे, कौन बर्दाश्त करेगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा और सवाल। दूसरा मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इनसे जवाब चाहिए। ये बार बार आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में घुसपैठिए आ गए हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, बिहार में ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ले रहे हैं, जहां जहां चुनाव होता है तभी घुसपैठिए आ जाते हैं। लेकिन यह बताइए कि आपको ये केंद्र सरकार को, होम मिनिस्टर को यह बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए हमारे देश में आए हैं और कितने घुसपैठिए सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे सरकारी नौकरियों में घुस गए हो, चाहे किसी भी तरह के जॉब में घुस गए हो, हमारे देश के किस जगह में आए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, इसका डेटा आपको पब्लिक डोमेन में करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि फिर इनको आपको डिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। हमारा यह बहुत स्टैंड बढ़िया, है। बहुत अच्छा, अभी मैं इनसे जवाब लेता हूं। पर इनका जो कहना है ना,
और कई जगहों पे जो जैसे स्टेटमेंट्स आई वो ये है कि आप लोग अंदर ही अंदर चाहते हो कि आए। आपने पूछा हमारे घर में क्यों आए घुसपैठिया, कौन बर्दाश्त करेगा कि हमारे घर में कोई घुसपैठिया आ गया। इनका जो डायरेक्ट आरोप रहा है हमेशा से वो ये रहा है कि एक वोट बैंक की राजनीति के तहत आप लोग चाहते हो कि भाई अल्पसंख्यक समाज में जो घुसपैठी आ रहे हैं, मान लीजिए बांग्लादेश से या उधर से या रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको एक वोट बैंक के तौर पे कंसोलिडेट करना, और आप नहीं चाहते हो वो जाए, उनके आधार भी बन जाए, उनका वोटिंग कार्ड भी बन जाए, ताकि भाई एक तरह से आपका वोट बैंक हो। आप इसको वोट बैंक के तहत, आपको नहीं लगता आपका ये वोट बैंक मैंने है? आपको अभी उदाहरण दिया कि ये पहली बात कि हमारे अंदर कैसे घुसे हैं, कि हमारे अंदर क्या चल रहा है ये जानते हैं। मतलब ये हमारे अंदर क्या नहीं, चल ये तो रहा है प्रशांत भूषण ये ट्वीट्स देख के बता रहे हैं। नहीं, ये मेरा ट्वीट से उन्होंने किया था, मैंने किसी टॉपिक पर बोला हुआ था। तो हमने आपको साफ साफ बताया कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में घुसपैठिए रहें। आप भी नहीं चाहते हो तो सरकार में आप होना क्यों नहीं करते? यूपीए सरकार में 87,000 घुसपैठियों को बाहर डिपोर्ट किया गया था और इनके सरकार में 3,000 से ज्यादा आंकड़ा नहीं है। और एक्यूरेट बता दूं 1822 है। वॉशिंगटन पोस्ट और कौन कौन सा पोस्ट कह रहे हैं अभी यही इनके खिलाफ लिख दे तो क्या राहुल गांधी, अपोजिशन वाले, कांग्रेस हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं? यही पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट। अब उनका हवाला दे रहे हैं, उनका छोड़ दीजिए। भारत सरकार का क्या कहना है कि कितने आपने डिपोर्ट किए? भारत सरकार का आंकड़ा बताइए आप। अब अपने देश के मीडिया का अगर कोट कर देता तो गोदी मीडिया कह देते। नहीं, आप कोट करिए। अब मीडिया नहीं, अपने अब इंटरनेशनल कर दिया तो कह रहे हैं कि भाई क्यों कर दिया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। चलिए सरकार का मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। हमारी जो खास तौर पर सीमा है जो बांग्लादेश की है 4096 किलोमीटर की, इसमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और ये सारी 5 स्टेट्स की जो है उससे सीमा लगती है। उस 4000 किलोमीटर से में मेरे देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कि अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर की जो सीमा है वो अनफेंस्ड है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 800 किलोमीटर की जो सीमा है वो इतनी दुर्गम है, जिसमें पहाड़ हैं, जिसमें नदियां हैं, बहुत ही स्थिति खराब है, दयनीय हालात हैं। और हमारी गौरवशाली सेना जिस तरीके से वहां जाकर दिन रात काम करती है, बॉर्डर को सिक्योर करती है, वो आसान नहीं है। बहुत कुछ करने के बाद भी, मतलब किसी भी तरीके से वो अनफेंस्ड बॉर्डर के अंदर रोहिंग्याज आते हैं या फिर बांग्लादेशी आते हैं। एक संप्रभु राष्ट्र की पहली एक चीज है, अब आपने देखा होगा कि इन्फिल्ट्रेशन तो जो दुनिया का कोट अनकोट सबसे मजबूत देश माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, वहां भी है। तमाम बॉर्डर्स कवर होने के बाद अलग अलग जगहों से लोग जाते हैं और इस पर एक फिल्म भी बनी है अभी हिंदुस्तान में। लेकिन जब उनको निकालने की बात आती है तो उनकी कोई भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। यूपीए निकाल पाई क्योंकि भाजपा सड़कों पर नहीं आ गई। यूपीए निकाल पाई क्योंकि भाजपा सुप्रीम कोर्ट नहीं चली गई कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे हैं, ये तो रिश्तेदार हैं, इनको रोको भैया, इनको नहीं जाने देना है। हम नहीं गए ना, हम भी यही आपसे अपेक्षा करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम निकाल रहे हैं, आपको फिगर दे दी, हम आगे भी निकालेंगे और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि इस देश में कोई भी इस तरह का ऐसा व्यक्ति जो टेंटेड है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, जो इस देश के जो चीजें हैं, जो इस देश के रिसोर्सेज है उनका दोहन कर रहा है, वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसके लिए कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के ऐसे मुद्दों पर तो सभी पार्टीज को एक साथ रहना चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी एनआईए ने 3 अलग अलग केसेस अनकवर किए। उन तीनों अलग अलग अनकवर्ड केसेस में से जो 8 लोग गिरफ्तार हुए वो 7 बाहर के, और वो 7 बाहर के लोग जो हैं बांग्लादेशी हैं और 7 के 7 के आधार कार्ड बने हुए हैं पश्चिम बंगाल से। स्टैंड अलोन अलग अलग केसेस हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कमिटेड है उनको बाहर करने के लिए। आप हमारे साथ खड़े होइए हर फोरम पे और कहिए कि वो बाहर जाने चाहिए। आप यहां सवाल भी पूछ लेते हैं, पीछे से उनको बैकअप भी दे देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो तो उस पर खिलाफ भी हो जाते हैं, एनआरसी की बात हो तो दिल्ली को बंद कर देते हैं, विदेशियों को बाहर भगाने की बात हो तो दिल्ली को बंद कर देते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और डिबेट में आते ही कहते हैं नहीं नहीं भगाया जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, स्टैंड एक ही हो सकता है, या तो वो यहां ना रहे, हर फोरम पे यही कहा जाए, या फिर ये कहें कि भैया ठीक है हमारा वोट बैंक है, हम तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, कोर्ट में प्रोटेक्ट करेंगे, डिबेट में कहेंगे नहीं नहीं निकाला जाना चाहिए। अब एक और चीज पर आता हूं, विषय बहुत साफ है। आप अगर इस चीज को एज इट इज रखना चाहते हैं तो आपकी बातें दिखाई दे जाती हैं। एग्जाम्पल, एसआईआर में मैं मानता हूं कि इनिशियल जरूर कहीं ना कहीं 140 करोड़ का देश है, छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज हर जगह मिलेंगी, संभावनाएं हैं, और उसी चीजों के लिए, इसी तरह की बातों के लिए हमारे खास तौर पर बीएलएज हैं
और BLAs इनके करीब 42,000 हैं, हमारे थोड़े से और ज्यादा हैं, 16,000 कांग्रेस के भी हैं और पार्टीज के भी हैं। वो मिलकर चीजों को, अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है वो दूर किया जा सकता है, हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस में बाहर का है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि हमें SIR करना चाहिए, तो होने देना चाहिए। इनको भी नहीं चाहिए बांग्लादेशी, हमें भी नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि नहीं रहने चाहिए, तो भाई प्रोसेस होने दो ना पूरा। मैं कहता हूं कि भाई एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कहता हूं इस स्टूडियो में चोर घुसा हुआ है, आप क्या कहेंगे मुझसे? ठीक है, ले लो तलाशी, यही कहेंगे ना आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आप चोर को बाहर निकालो लेकिन मैं तलाशी नहीं लेने दूंगा आपको। ये वही कर रहे हैं, कह रहे चोर बाहर निकालो लेकिन तलाशी नहीं लेनी। भाई हम कह रहे हैं होने दीजिए तलाशी, चोर पकड़ा जाएगा, बाहर भी निकलेगा। नहीं निकाले तो हमारे गले पर आप जो है गला पकड़कर हमारा पूछना कि क्यों नहीं निकाला। सिर्फ यही है मतलब कहने का। डिबेट्स में, डिस्कशंस में, डिस्कोर्स में आकर एक बार ये कहेंगे कि नहीं 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 ये तो निकाला जाना चाहिए, और जैसे ही कोर्ट में जाते हैं, जैसे ही सड़क पर जाते हैं, पलट जाते हैं। और ये इस देश ने देखा है भाई यहाँ पर। जी, मेरा एक सवाल था। अभी आपने देखा होगा कि यूएस में जितने भी घुसपैठिए घुसे थे, यूएस ने क्या किया कि उनको आइडेंटिफाई किया और उनको उनके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया। हमने भी देखा हमारे ही देश के लोगों को कैसे बेड़ियों में बांधकर वापस किया गया, यहाँ पर भेजा गया, और उनके फोर्सेस ने किया, और हमारे यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया हमारे प्रधानमंत्री जी कि इस तरह से कैसे आप कर सकते हैं कि आपको पहुँचाना था, आपको यहाँ डिपोर्ट करना था, तो हमारी भारत सरकार से बात करके उन्हें इज्जत से भेजते, या सरकार खुद अपना फ्लाइट जेट भिजवा के वहाँ से मंगवाती। बस ये इतना पूछना है आपको कि हमारी सरकार ने कब कब ऐसे प्रोसेस शुरू की, घुसपैठियों को आइडेंटिफाई की, डिपोर्ट करने के लिए जेट मंगवाया, सब कुछ मंगवाया, और उसके बाद हम आकर विरोध क्यों आपका? आप बताइए कि कब ये हुआ? आप बार बार कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, हम विरोध करें, लेकिन डिपोर्ट का वो स्टेप बताइए जब आप आइडेंटिफाई किए हो, जेट मंगाया और भेजने के लिए, और भेजा ऐसे नहीं जाता है। जिस कंट्री के लोग होते हैं उनको वापस किया जाता है, वहां के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी डिप्लोमेट्स हो, उनसे बात होती है। ये बताएं, आंकड़ा दे कि उन्होंने कब कितनी बार बात किया। और मेरा एक और सवाल है। एक सेकंड इसी पे रह लूंगा। आपने एक बहुत बड़ा पॉइंटेड सवाल किया, मैं आपको जरा एक बता दूं, एक आंकड़ा शेयर करना मेरा हक बनता है यहाँ। 2017 में ममता बनर्जी बैठ गई इस चीज पे कि रोहिंग्या को दुश्मन ना समझा जाए। ये तब की बात है जब करीब मेरा ख्याल है 16,500 रोहिंग्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 16,500-17,000 के आसपास आइडेंटिफाई होकर उनको डिपोर्ट करने की बात हुई। 2017 की बात बता रहा हूं। ममता बनर्जी, अब आप ममता बनर्जी से अलग अगर अपने को समझते तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि रोहिंग्या हमारे अपने हैं, उनको दुश्मन ना समझा जाए। एग्जैक्ट वर्ड्स, रोहिंग्या भी हमारे अपने हैं, इनको दुश्मन ना समझा जाए। आप गूगल भी कर सकते हैं। नहीं, मैं कर सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये रोहिंग्या के नाम पे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, क्योंकि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, उनको टारगेट करते हैं। अब देखो, अब आप बता रही हूँ, अब आप आ गए कि इनको टारगेट किया जा रहा है। देखो अब यही बात है, बता रही हूँ ना, इनको टारगेट यही प्रॉब्लम है। जो रोहिंग्या का सवाल है वो डिपोर्ट करने का था, इज्जत से डिपोर्ट करने का था। ऐसे जैसे यूएस में भेज दिया हाथ पैर बांध के, आपको कैसे पता? नहीं, एक सेकंड, आपको कैसे पता इनको बांध के भेजने जा रहे थे? एक बात बताइए, आप बताइए कि ठीक है, CAA NRC हुआ, CAA में ये बोला गया कि जो बाहर के लोग आएंगे, माइनॉरिटीज जो हैं, आएंगे नहीं, जो हैं जो 2014 के पहले से हैं और 2000 उसके बाद उनको यहाँ का सिटीजनशिप दिया जाएगा। इसका मतलब उनको वोटिंग का अधिकार भी दिया जाएगा, है ना? तो आप कैसे फिल्टर लगाते हो कि वहां से आने वाले ये हिंदू हैं, वहां से आने वाले अल्पसंख्यक हैं, वहां से आने वाले ये कुछ है, और अभी बिहार में SIR हुआ तो जो वहां से अल्पसंख्यक आए हुए थे, जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं, तो क्या उनको वोटिंग राइट SIR के प्रोसेस में दिया गया तो कितना दिया गया? आप ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप बॉर्डर खोले हुए आइए और आप ही शिकायत करेंगे कि नहीं घुसपैठिए आ गए। आपका स्टैंड क्या? हम तो कह रहे हैं रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करें, किसी भी जो है कि जो हमारे मुल्क में घुसपैठिए घुसे, आइडेंटिफाई करिए, उनके वहां से डिप्लोमेट से बात करिए, सरकार से बात करिए, आप इज्जत से डिपोर्ट कर दीजिए। यही हो रहा था, स्टैंड है ये आपका है, ये हमारा स्टैंड है, TMC का नहीं है। यहाँ जब TMC को बैठाइएगा, TMC से पूछ लीजिएगा को क्यों बोली थी और किस संदर्भ में बोली थी। लेकिन हमारा जो संदर्भ है वो क्लियर है कि इस देश में, इस मुल्क में एक भी घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, और उनको तो सरकारी सुविधाओं और वोटिंग का अधिकार तो कतई नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन कौन सुनिश्चित करेगा? सुनिश्चित करने का अधिकार भारत सरकार को है। ये भी विक्टिम क्यों बनते हैं? इनको तो बनना चाहिए कि हाँ, सामने से आकर काम करना चाहिए ना। देखिए, ये कंचना जी कल से ना लगातार, कल से नहीं, पिछले कुछ दिनों से भाई एक बहुत गंभीर चीज हुई पिछले सप्ताह, जो हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी की मदर को गाली दी गई बिहार में। उसके बाद से कंचना जी ने एक बात लगातार बोली कि भाई विक्टिम क्यों प्ले करते हो, ये आपने लगातार बोला, और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोला इन्होंने कि ये हर बार विक्टिम क्यों प्ले करते हैं। तो इन्होंने अब जब विक्टिम की बात करी, ये चीज आपके हिसाब से, आप शिवम जी इसको कैसे देखते हैं, एंड क्या विक्टिम प्ले कर रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं जरा?
इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई, इस देश को लॉस हुआ, नुकसान हुआ, इस देश ने प्रधानमंत्री खोया। उनकी उससे एक हफ्ते पहले की स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। उस स्पीच को लेकर कांग्रेस वाले 3 महीने चुनाव में घूमे, 3 महीना। राजीव गांधी जी की जब जान गई, जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद चुनाव सस्पेंड करके पूरे देश में उस पर सेंटिमेंटली वोट मांगे गए और तब चुनाव में गया। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की जब माता जी का स्वर्गवास 100 साल की उम्र में हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक आम आदमी की तरह गए, चुपचाप भाइयों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया, एम्बुलेंस में खुद बैठकर गए और उनका जो भी क्रियाक्रम होता है उसे करने के बाद शाम को बैठक कर रहे थे। राजनीति कौन कर रहा है, आप तय करिए। दूसरा, जहां तक बात एक इन्होंने छोटी सी बात की, उसको कहकर आगे बढ़ता हूं। इन्होंने एक वो शेर है कि वो मेरा कातिल ही मेरा मुंशिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा। इस देश में मुसलमानों की बर्बादी में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का ही है। हम कह रहे हैं रोहिंग्या, इन्होंने उसमें मुस्लिम फंसा दिया। वो जूस को बहुत टेस्टी बनाने के लिए वो जबरदस्ती उसमें मतलब उसको मुसलमान फंसाने की क्या आवश्यकता है? क्या मैंने कहा अभी तक मुसलमान? क्या आपने कहा? अब आपने इनसे रोहिंग्याओं पर सवाल पूछा तो इन्होंने क्या कहा? नहीं, वो रोहिंग्याओं का नाम लेकर मुस्लिम को टारगेट करते हैं। और दूसरी तरफ क्या कह रही हैं कि वो बाहर से जो आप माइनॉरिटीज बुला रहे हैं उनके लिए बॉर्डर खोल दिया आपने। मतलब जो सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, हिंदू आ रहे हैं उनसे प्रॉब्लम है इनको, लेकिन यहां पर जो रोहिंग्या है उनको मुस्लिम बताकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में जब इस तरह के लोगों पर एक कंसेंसस बन चुका है तो बन चुका है। और रही बात मुस्लिम की, कल ही तेजस्वी जी का एक वीडियो है, अभी आपने देखा होगा, 2 दिन पहले हजरत बल दरगाह पर जो है अशोक चिन्ह को कुछ 5000 लोग हिंदू मुस्लिम जो है अशोक चिन्ह जो है उसको ईंटों से तोड़े जा रहे हैं। किसी ने आगे कुछ ध्यान नहीं किया। उसके जस्ट बराबर में पता है क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उसको छुआ तक नहीं किसी ने। मैं सम्मान करता हूं, छूना भी नहीं चाहिए। उसके बराबर में जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है उसका चिन्ह है, उसको भी कोई नहीं छू रहा। अशोक स्तंभ को तोड़े जा रहे हैं अशोक चिन्ह को। तेजस्वी जी से पूछा तो पता है क्या बोले? ये सब फालतू की बातें, आप ये सवाल हमसे क्यों पूछते हो? मुसलमानों का नाम पहले तो रोहिंग्याओं में मुसलमान को फंसाएंगे और फिर मुसलमानों का नाम आते इतना डिफेंसिव हो जाते हैं, बात करने को तैयार नहीं है। अरे भाई, अशोक चिन्ह वही है जो हर कागज पत्तर से लेकर नोट से लेकर इस देश के हर एक दस्तावेज पर है, जिसके लिए वो सिपाही जो है जान देने को तैयार खड़ा हुआ है, जिसके लिए हमारे देश के जो लोग हैं वो शहीद होते हैं और लड़ते हैं दिन रात -45 में खड़े हुए हैं। वो आपको फालतू का मुद्दा लगता है क्योंकि वो मुस्लिमों ने किया है। तो तेजस्वी जी उस पर जवाब नहीं देंगे। और पैरेलली क्या करेंगे? रुक जाइए, उस पर भी पैरेलली क्या करेंगे? एक आदमी जिस पर 90 मुकदमे हो, 90 और 90 मुकदमे में से 11-12 मुकदमों में वो कन्विक्टेड हो, उस आदमी की जाकर जो है जय जयकार लगाएंगे, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। अरे तेजस्वी जी, गला फट जाएगा। मतलब कमाल हो गया भाई। वो आदमी 12 केसेस में कन्विक्ट है, 90 से ज्यादा केसेस है उस पर। 2 कट्ठा जमीन के लिए एक निर्वाचित चेयरमैन के घर में घुसकर 3 बेटों को जिंदा जला दिया था उस आदमी ने। आप मुसलमानों के लिए उसको जाकर जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, और आपको जब यहां पर किसी ने अशोक चिन्ह तोड़ा उसके बारे में सवाल पूछा गया तो आप कहते हैं कि नहीं, ये फालतू की बातें नहीं करनी। राजनीति होनी चाहिए और आपका जो एजेंडा हो वो होना चाहिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को लेकर जब भी कोई बात आती है उस पर एक स्टैंड क्लियर कट होना चाहिए सबका। अशोक चिन्ह भाजपा का तो है नहीं, भाजपा तो थी भी नहीं उस समय जब ये सारी चीजें हुई। उनका भी है। इस देश में अगर इमरजेंसी के समय लालू जी ने उसका विरोध किया है, जो भी चीजें हुई या फिर समाजवाद के आंदोलन से सब लोग निकल कर आए, उसमें सबने साथ दिया। तो इस देश को बनाने में अगर सबका हाथ है, तो आज अगर कोई देश के चिन्ह को तोड़ रहा है तो उसका धर्म तो मत देखो, सिर्फ इतना देखो कि वो गलत कर रहे हैं तो उसको गलत बोल दो, लेकिन चुनाव है तो नहीं बोलेंगे। और शहाबुद्दीन जिंदाबाद। ठीक। कई सारे इल्जाम इन्होंने लगाए और तेजस्वी जी के बारे में बोलिए, जो शहाबुद्दीन अमर रहे पे बोला उन्होंने और सब कुछ, आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले शिवम जी, एक चीज अपने जहन में डाल लीजिए कि हत्या हो जाना और गाली देने में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और दूसरा कि हाँ, गाली दी गई, हम तुरंत उसको कंडेम किए। आप अगर देखे होंगे तेजस्वी जी की बाइट, उन्होंने ट्वीट पर भी लिखा, हम हर जगह कंडेम कर रहे हैं। एक विक्षिप्त व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे, या कतई बर्दाश्त के लायक है ही नहीं। हम इसको कंडेम किए। और अगर आप लोग कमजोर हैं, अगर प्रधानमंत्री जी कमजोर हैं, तो हम आप लोग के साथ खड़े हैं। पूरी आरजेडी खड़ी है, चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए, और जो कल्प्रिट अभी जेल में है
कस्टडी में, और पुलिस किसकी है? इन्हीं की पुलिस है। तो उस पुलिस ने बताया कि इसका संबंध अभी तक ना तो आरजेडी से पता चला है ना कांग्रेस से पता चला, ये इनकी पुलिस करी। मैं कोई यहाँ पर अपना डेटा कुछ नहीं लेकर आ रही हूँ, जब हमारे से उसका कोई लिंक नहीं है और उस जो मंच था उस मंच पर हमारे नेता थे नहीं, सब लोग चले गए थे, रास्ते में कोई वैसे मंच बना दिया हुआ था, और तुरंत एक लड़का जो आईवाईसी का एक लड़का था उसने तुरंत फोन किया और पुलिस को दिया, वीडियो दिया, ऑडियो दिया, फोटो दिया कि ये यहाँ पर गाली पड़ी है, इसको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करिए। हम यहाँ पर धक्का मुक्की हुई लेकिन वो भाग गया, पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब बताइए मोदी जी को अगर किसी की भी माँ को गाली पड़े, बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं, या तो हम वहां पर लड़ाई हो जाएगी, या तो हम पुलिस केस करेंगे, या हम जिस तरीके से निपटेंगे हम उसी समय निपटेंगे। लेकिन मोदी जी जाते कहाँ हैं? चाइना, जापान, रसिया, सबसे मिलकर आ जाते हैं। जब एक हफ्ते बाद आराम से वहां जाकर हंसी आती थी, वहां जाकर तो खूब हंस रहे हैं, जब वहां से आते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार के जो नेता हैं इनके, उनसे बात करते हैं और बोलते हैं घर घर जाइए, घर घर पहुंचाइए, बिहार बंद करिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बिहार की सड़कों पर एक तमाशा होता है, और उस तमाशे में प्रसव पीड़ा से परेशान है एक माँ जा रही हॉस्पिटल। पहले इन्होंने रोका, जब वो वीडियो खूब वायरल हुआ, हॉस्पिटल 700 मीटर हॉस्पिटल था, नहीं जाने देते। माँ बहन की गाली जबरदस्त हर जगह दी जाती है। एक आदमी को, गरीब आदमी को साइकिल से उठा के फेंक दिया जाता है। ऐसे मैं अगर विजुअल्स बताने लगूंगी ना तो घंटों बीत जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जो हुआ वो गलत हुआ, आप कार्रवाई करिए, पूरी आरजेडी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि माँ का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। लेकिन कमजोरी मत दिखाइए ना आप। यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, देश भर में जितनी भी गालियां होती हैं उनके लिए सेकंड का काम है, सेकंड का काम है सबको चुप कराना। लेकिन नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद दूसरों को गाली दे देकर बड़े हुए हैं। दूसरों की माँ को तो वह माँ समझते नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो जाती है, जर्सी गाय हो जाती है, कांग्रेस की विधवा हो जाती है, और भी कुछ कहिए तो आप बता दूं। और जहां तक और गाली की बात रही, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं जायसवाल जी, वो एकदम रोते हैं, और पता है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज है उनके ऊपर। और वही एक प्लेटफॉर्म पे भाषण देते हैं और कहते हैं भाइयों मेरे पास गाली की डिक्शनरी है। वो खुद कहते हैं गाली की डिक्शनरी है। और सबसे सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं एक नेता को सिर्फ गाली दे देकर, एक नेता मतलब लालू जी को सिर्फ गाली दे देकर मैं बहुत बड़ा नेता बन गया, देखो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। बोलिए मैं गलत हूँ? ये वीडियो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है। हाँ अवेलेबल है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आपको छोटा सा एक ना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे और विदेश में वो हंस रहे थे खिलखिलाकर, और उनको माँ की गाली को लेकर जो है कोई सवाल जवाब नहीं था। मेरे जो रियल सगे भाई थे, 22 साल की उम्र में उनकी जान चली गई थी, कार्डियक अरेस्ट शायद रहा होगा। उस समय मेरे दादाजी जिंदा थे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि शायद लोग उसको ज़्यादा बेहतर समझें। तो जब मेरे सगे बड़े भाई की 22 साल की उम्र में जान गई, तो मैं और आप जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए थे, और स्प्लिट सेकंड में डॉक्टर के आने से पहले उनकी जान चली गई। उस समय मेरे दादाजी शायद 55-60 साल के रहे होंगे, 57 साल के। पूरे समय में उनको नहलाना, उनको साफ़ करना, उनको साबुन से नहलाओ, उनको कपड़े अच्छे पहनाओ, उन्हें सब कुछ, उनका पूरे टाइम यही काम था। एक आंसू नहीं निकला उनका। और मेरे ख्याल 1000 लोग होंगे, 1000-2000 लोग होंगे उस समय वहाँ पर, एक आंसू नहीं निकला उनका। हेड ऑफ द फैमिली थे। मेरे लिए सगा बड़े भाई का जाना, 22 साल की उम्र, मेरी बहनों के लिए एक भाई का जाना, मेरी माँ के लिए एक बेटे का जाना, और मेरे दादाजी के लिए तो अपने पोते का जाना, कितनी बड़ी बात होगी। हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते एक आंसू मैंने देखा नहीं। आई वॉज इवन सरप्राइज्ड दैट उनको रोना क्यों नहीं आ रहा है, कि वो ठीक है शायद या नहीं है। जब आप किसी परिवार के बड़े होते हो तो आपकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई मलेशिया या फिर कहीं ऐसी जगह छुट्टियां मनाने नहीं गए हुए थे कि वहीं से वीडियो ट्वीट कर देते या फिर कुछ ऐसा करते। वो एक देश का रिप्रेजेंटेशन लेकर गए हुए थे एससीओ समिट में, और वहां पर जाकर इस देश की रिप्रेजेंटेशन उनको करनी थी दुनिया के सभी बड़े नेताओं के सामने। अगर मेरे देश में आकर कोई गाली दे रहा है तो बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि वहां से उन्होंने बोला नहीं, और बिल्कुल अच्छा किया कि उसको महसूस नहीं होने दिया, और बिल्कुल अच्छा किया कि उस पर कोई वीडियो बनाकर जो आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वहां पर थे। हीरा का बेटा नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के वो वहां पर थे, तो उनकी जिम्मेदारी वो बड़ी थी। तो जब आदमी परिवार में बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको उसी तरह एक्ट भी करना होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ, कि यहां पर हुआ ये इस तरीके से, यहां पर गालियां दी प्रधानमंत्री जी ने, मतलब कमाल बात है। देवकांत बरुआ 1975 से 1977 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे।
वही वो आदमी थे जिन्होंने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। लेकिन जब कांग्रेस में आफत हुई, आपस में परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, तो वही वो आदमी थे जिसने गैया बछड़ा के उस समय के कांग्रेस के निशान को इंदिरा गांधी और संजय गांधी से जोड़ दिया था। फिरोज गांधी के आज भी ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों के बीच में, पत्रकार और तमाम लोगों के बीच में ये बातें हैं कि वो गैया बछड़ा का जब चुनाव चिन्ह आया था तो खुद फिरोज गांधी ने इस बात को कह दिया था कि ये रिप्रेजेंट करता है मां बेटा को। मतलब फिरोज कहे तो चमत्कार और नरेंद्र मोदी जी कहे तो अत्याचार, गजब बात हो गई। ये गैया बछड़ा आज का डिस्कॉर्स नहीं है, ये गैया बछड़ा 50 साल पहले का डिस्कॉर्स है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, अध्यक्ष बड़े नेता थे भाई देवकांत बरुआ, और फिरोज गांधी तो कौन थे सब जानते ही हैं। तो मतलब नरेंद्र मोदी कह दे तो बहुत बुरा लग रहा है। अब आ गया हूं, विषय एक बहुत साफ है, मैं फिर से कहता हूं, आरजेडी ने जो कहा उनका अपना एक वर्जन है, उन्होंने कहा ठीक है और माफी मांगी गई। आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे एग्जैक्टली जो राहुल गांधी के वो हैं सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, बाजुआ समथिंग कुछ करके उनका नाम है, ऐसा बाइजू उनका नाम है, और उनका एक मुस्लिम मित्र है, करीबी मित्र, जो दोनों लोग बिहार में ऑलमोस्ट रैली कराते हैं हर बड़े नेता के। जो साउंड का पूरी जिम्मेदारी और तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, जो मुस्लिम लड़का जो रैली ऑर्गेनाइज करता है वो उसकी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और बाइजू जो है उसकी जिम्मेदारी है कि मंच पर कौन चढ़ेगा और कौन उतरेगा। बाइजू की स्थिति यह है कि उस आदमी की इतनी ताकत है कि उसने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नीचे फेंक दिया था मंच से, याद होगा आपको वीडियो, जहां पर धक्का देके नहीं जाने दिया, नहीं जाओ नहीं जाओ, जब चढ़ रहे थे इनकी स्टेज, मतलब इनकी स्टेज पर फेंक दिया, मतलब चढ़ने नहीं दिया, अलग ले लीजिए कोई बात नहीं चढ़ने दिया, अलग अलग भाषा है, यूपी में उसका थोड़ा मतलब बदल जाता है। तो वो वही आदमी है, एक आदमी जिसकी इतनी औकात है, और जो आदमी इतना ध्यान रखता है राहुल गांधी का कि मंच पर मतलब 4-4 5-5 बार के सांसद नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनके बिहार का कोट अनकोट नेता नहीं चढ़ पा रहे कन्हैया, वहां एक आदमी चढ़ के नारे लगा के भाग गया और इन दोनों को पता ही नहीं चला। चलिए कह भी दिया, हो गया मान लीजिए। राहुल गांधी बाकी सारी बातों की बात कर रहे हैं, मां के बारे में कोई एक शब्द उनके पास ये कहने के लिए है ही नहीं। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, मान लेते हैं। सोनिया जी ने बोला इस पर, सोनिया जी ने इस पे पूरा, मैं राहुल जी की बात कर रहा था, उसका अलावा और आगे आ जाइए। ये डिस्कॉर्स क्या है? वो गाली जो दी ही नहीं जा सकती, जो आपके सामने बोली ही नहीं जा सकती। मुझे इस हिंदुस्तान में आजादी में अप्रोक्सीमेटली ऐसा, लॉर्ड माउंटबेटन की किताब और एक दो किताबें और हैं, उनके हिसाब से आजादी में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख लोग मरे। क्या जवाहरलाल नेहरू को किसी ने मां की गाली दी? किसी भाजपा वाले ने, भाजपा तो नहीं थी, संघ ने, जनसंघ ने, किसी ने मां की गाली दी? किसी ने नहीं दी। इमरजेंसी में भी चौधरी चरण सिंह ने कह दिया था कि अप्रोक्सीमेटली 70 लोगों की जान गई, आधिकारिक, गैर आधिकारिक तो बहुत गई। क्या भाजपा वालों ने मां की गाली दी? और गाली भी किस हद गाली, क्यों करना ये? और एक चीज बताइए, वो कहते हैं कि विक्टिम बिल्कुल प्ले नहीं कर रहे हैं भाई, कोई विक्टिम प्ले नहीं कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के विषय में। हाँ, करिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में कनेक्ट भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा, वो एक किसी को हंसी ठिठोली लग सकती है, मजाक लग सकता है, नॉर्मल बात है, लेकिन वो उनकी मां थी। 100 साल की होकर जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, उन्होंने जीवन में किस तरह की परेशानियां देखी हैं, ये बड़े बड़े शहजादे लोग नहीं समझ सकते। उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा किया, सब कुछ किया, समाज सेवा के लिए तैयार किया, देश के लिए तैयार किया। आज वो इस देश के लिए जो कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। आप वो माप डिगना समझते हैं, जो नाभि से नीचे एक माप डिग जाती है, जिसकी वजह से आपके पूरे पेट में, शरीर में दर्द होता है। उनकी जो माता जी हैं, वो उनको ठीक करने का हुनर रखती थी। उसको जो कुछ एक्सरसाइज करा के ठीक करके सिर्फ खाली पेट ही किया जा सकता है। उन्होंने पूरे जीवन लोगों की सेवा की, और तो और सिर्फ उसको करने के बाद खाना खिलाने से लेकर सब कुछ वो अपने आसपास के 100,000 2,000 लोगों के साथ ये करती थी। जब इस तरह के ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स आते हैं ना, तब आदमी रिलेट करता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, हम इस बात को इस तरीके से शायद ना फील कर पाए। अगर किसी बेटे की मां को इस तरीके से गाली दी जाएगी, तो उस बेटे से पूछे दर्द क्या होगा। ठीक, कंचना जी, एक तो इनकी बात आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, आराम से जवाब दीजिए, पर एक बात इन्होंने बार बार एक बात कही है कि जो बड़े बड़े घर के लोग हैं वो ये दर्द नहीं समझ सकते। उनका साफ साफ इशारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे गया, तो इसको भी आप जरा समझाइए। क्या ऐसा है कि वो दर्द नहीं समझ सकते? भाषा शैली, इस पे आपका क्या मानना है? और क्या ये बिहार की इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? देखिए, जो बड़े बड़े घर के लोग हैं, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ से पैदा हुआ हूँ। खुद
अपनी माँ को नकारने वाले कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है शिवम जी कि यह बताइए कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को गाली मिला, उन्होंने कहा कि हाँ ये देश की हर एक माँ का अपमान है, देश की हर एक माँ का, तो पूरा देश क्यों नहीं बंद हुआ? बिहार ही क्यों बंद हुआ? गुजरात क्यों नहीं बंद हुआ? उनकी माँ वहाँ पर रहती थी, गुजरात भी बंद करवा देते। और आपने 5 घंटे का एक सांकेतिक बंद करवाया बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और जो दंगा जो हरदम मचा पूरे बिहार पर, जो तमाशा हुआ, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? और जहां तक गाली की बात रही कि अगर एक माँ का बेटा चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, एक माँ का बेटा चाहे वो शिवम त्यागी रहे या कंचना यादव रहे, एक माँ का बेटा चाहे वो क्लर्क हो, एक माँ का बेटा चाहे कुछ ना कर रहा हो, लेकिन वो माँ ना उतने ही दर्द से, उतनी ही पीड़ा से, उतने ही संघर्ष से अपने बच्चे को पालती है, चाहे वो बड़े घराने की हो चाहे वो छोटे घराने की हो। दोनों माँ का संघर्ष अलग अलग अगर दायरों में देखें तो अलग अलग होता है, लेकिन माँ का जो प्रेम होता है, जो संघर्ष होता है एक बच्चे को पालने में, वही होता है। तो ये इसमें बड़े घराने और छोटे घराने और छोटी माँ बड़ी माँ की बात ही नहीं है, माँ माँ होती है। अगर मोदी जी की माँ को गाली पड़ा, वो बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का, और उस सिस्टम को सही करना चाहिए। लेकिन कैसे होगा जब सिस्टम पे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ही दूसरों की मां को गाली देकर सर्वोच्च पद पर बैठे हों? लेकिन एक प्रवक्ता भी हैं आपके, वीडियो आया होगा सार्वजनिक रूप से, बहुत वायरल हुआ, जो उन्होंने गाली दी वो शायद आप भी नहीं ले सकते शिवम जी, आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं, कोई नहीं बोल सकता किसी और की मां को हुआ, लेकिन उन्होंने बोला। लेकिन क्या आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस प्रवक्ता को और प्रधानमंत्री अपने पार्टी से शिकायत करके उनको बाहर निकलवाइए? हो सके मोदी जी नहीं सुन रहे होंगे, मोदी जी के पास बहुत सारा काम होगा, उनको देश भी चलाना है, सुनना है, हर जगह जाना भी है, तो आप लोग की भी तो नैतिक जिम्मेदारी होती है। पार्टी को कंप्लेन करिए कि हमारे पार्टी में ऐसे लोग क्यों हैं जो दूसरों की माँ को गाली देते हैं, पार्टी की छवि खराब होती है, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। तो हर जगह से ये बंद होना चाहिए, तेरी गाली मेरी गाली का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। गाली गाली होती है, लेकिन गाली के नाम पर, माँ के नाम पर, दिवंगत माँ के नाम पर राजनीति करना, कोरी राजनीति करना, ये गलत है। कारण यह है कि आप बिहार तो बंद करवा दिए, लेकिन अगर आपको बंद करवाना था तो पूरे देश को बंद करवाना था, सांकेतिक रूप से पूरे देश को आप बंद करवा देते और हॉलीडे डिक्लेयर कर देते ना। हॉलीडे डिक्लेयर किए नहीं, लोग अपने नौकरियों पे जा रहे हैं, बच्चे अपना परीक्षा देने जा रहे हैं, एग्जाम भी चल रहा है, कैसे जाएगी वो? आप सड़कों पर जाने नहीं दे रहे हैं। चलिए, अब ये तो हो गई गाली की जो राजनीति चल रही है। अब एक बात इस पूरे में जरा इनकी निकल गई जो आपने आंसर नहीं करी, कि अब तेजस्वी जी जब ये कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, ठीक जी, हमें पता है शहाबुद्दीन जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक, कन्विक्टेड रहे हैं, क्या क्या हरकतें करी है। ये क्या शोभा देता है एक पर्सन को ये बोलना कि शहाबुद्दीन अमर रहे? आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप मुझे बताओ कि जिसने एक्चुअली में, जो कि एक सच्चाई है, कन्विक्टेड है, ठीक, एक दूसरे व्यक्ति को जला दिया हो जमीन के लिए, क्या ये शोभा देता है कि वो एक मंच से कहें शहाबुद्दीन अमर रहे? देखिए, हमको तो कहना चाहिए कि अगर जज लोया का केस खुल जाएगा, और नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अब यही बात है, जज लोया का केस खुल जाए, अगर मोदी जी भी तड़ी पार थे, तो क्या ये मोदी जी के लिए, सॉरी अमित शाह जी के लिए तड़ी पार जो थे वो, तो क्या उनके लिए नारे नहीं लगाते हैं? ये कारण देखिए, इनके एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, पाठक जी, उनके पास पता है कितने केसेस, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, हत्या से लेकर क्या नहीं मुकदमे हैं, है ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है ना? टॉपिक से नहीं हट रहे हैं, नहीं, शहाबुद्दीन जी हमारे लीडर रहे हैं, हमारे पार्टी में नेता रहे हैं, और शहाबुद्दीन जी के साथ हमारे जितने भी पार्टी में नेता पहले रहे हुए हैं, उस दिन हमारे पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जितने भी हमारे रघुवंश बाबू जी हों, जितने भी पूर्व नेता रहे हैं, सबके अमर रहे के नारे लगे, जितने भी पार्टी में रहे हुए सबके नारे लगे। लेकिन सुनिए ना, कन्विक्टेड है क्या? और तड़ी पार नहीं थे वो, तड़ी पार नहीं थे वो, तड़ी पार नहीं वो, और इनके अध्यक्ष के ऊपर, एक बार अध्यक्ष के ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है, तो क्या अध्यक्ष कैसे बनाए? एक सेकंड कंचना जी, केस लगना और कन्विक्टेड होने में फर्क है। तड़ी पार में क्या है? राज्य से हट निकाल देना, फिर उस संदिग्ध अवस्था में एक दोनों को आपने, है ना, नहीं, हत्या हो जाती है, जज लोया का केस खुलवा दीजिए, आप हटा दीजिए, इसका जरा जवाब दीजिए, बिकॉज ये गंभीर आरोप, गंभीर बातें जरा करी हैं, तो मुझे इसका आपसे रिबटल लेना ही लेना है। बताइए शिवम जी। मैं पहले जो बोला था, चंदा बाबू जो निगम के चेयरमैन थे, उनके बेटे संजीव, गिरीश और सतीश, तीनों लोगों को 2 कट्ठा जमीन के लिए शहाबुद्दीन ने उसके घर में घुसकर जला दिया था, ऑन रिकॉर्ड है। 12 केसेस में वो कन्विक्टेड है, हाँ, जिसमें हत्या, जमीन चुनौती, मर्डर और तमाम केसेस हैं। 90 उस आदमी पर केसेस थे, ये एक आदमी है, इनके नेता थे। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो नेता तो ओसामा बिन लादेन भी था किसी संगठन का, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हाफिज सईद भी किसी संगठन का नेता है।
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अतीक अहमद भी एक संगठन का नेता था, इस हिसाब से देखा जाए तो मुख्तार अंसारी भी उसका नहीं, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में कोई ना कोई आतंकवादी, गुंडा, बलात्कारी, मवाली वो कहीं ना कहीं नेता तो है ही नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी पे जो केसेस लगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने केसेस खुद हटा लिए। अब करते हैं, देखो एक और चीज नहीं, खुद हटा लिए। चलिए एक इनका पॉइंट ऑफ रिबटल वो भी ले लिया, मैं मान लिया, जवाब दे। अब दूसरा, आदरणीय गृह मंत्री जी ना तो कभी तड़ीपार हुए और ना कभी तड़ीपार वाली कहानी थी। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको दे देता हूं क्योंकि पॉडकास्ट से तो ज्यादा बेहतर धीरे से बताने की चीजों को आजादी है। आदरणीय गृह मंत्री जी की जब अहमदाबाद से बेल हुई, बेल होने के बाद 96 दिन पे उनकी शायद बेल हो गई थी। बेल होने के बाद क्या हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास उनका ऑर्डर निकला, 2 से 3 बजे। ऐसा कहा जाता है कि अहमद पटेल 2 से 3 बजे के अंदर, आमतौर पर आप ध्यान रखिएगा, आमतौर पर ऑर्डर निकलवाना इतना आसान नहीं होता। हाईकोर्ट से अगर बेल हो जाए तो ऑर्डर आने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उसी शाम अहमद पटेल ने वो हाईकोर्ट का ऑर्डर निकलवाया, वहां से प्राइवेट जेट लिया, वो सीधा दिल्ली पहुंच गए। वो केस जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट करा, क्या कि वो पहले मंत्री थे और वो जांच को इंपैक्ट कर सकते हैं, इस वजह से उनकी जो बेल है वो खारिज की जाए। यहां पर वो केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ। जहां तक मुझे जज का नाम है, मैं थोड़ा शायद गलत हो सकता हूं, मुर्तजा उनका जज का नाम था। उन्होंने घर पे हियरिंग करी उस केस की। घर पे जब उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनकी हियरिंग करी, हियरिंग में वहां पर हमारे जो डिफेंस लॉयर थे वो पहुंचे, शायद राम जेठमलानी जी थे। उनसे कहा गया कि भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है कि इन्फ्लुएंशियल आदमी है। तो इधर से राम जेठमलानी जी ने अंडरटेकिंग दिया था कि भाई अगर ऐसा लगता है तो जो मेरे क्लाइंट हैं वो गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे। यह है केस। तड़ीपार का अधिकार पुलिस और कोर्ट को है। अगर आदमी, मैं अपनी तरफ से अंडरटेकिंग दे रहा हूं कि आप मेरी बेल खारिज मत करिए, मैं जाऊंगा ही नहीं, वो तड़ीपार हुआ ही नहीं। ये एब्सोल्यूट गलत कॉन्टेक्स्ट है। अब दूसरा आगे आता हूं, केसेस होना और केसेस कन्विक्ट होने में फर्क क्या है। एग्जाम्पल, इस देश में बहुत सारे लोगों पर केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं, वो विधायकी लड़ते हैं, वो सांसदी लड़ते हैं, वो मिनिस्टर बनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, सब पे है। और जहां तक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की बात है वो सब जगह है, बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, यदाकदा देखा गया है। लेकिन कन्विक्शन का अर्थ है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कन्विक्शन होते ही 2 साल से ज्यादा की सजा में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अर्थात आप आरोपी हैं और आप उसके बाद अभियुक्त। फर्क है इन सब चीजों में, आरोप में और प्रूव हो जाने में जमीन आसमान का अर्थ है। यही सुप्रीम कोर्ट कहता है, यही इस देश की हर एक अदालत कहती है। शहाबुद्दीन के विषय में कोई इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। हमें वोट चाहिए तो क्या हम 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के लिए जो दरवाजे खुलवा लेते हैं आतंकवादियों के लिए, फिर तो उसको भी जस्टिफिकेशन शुरू कर दो। कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। मैं आपसे इफ एंड बट पे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या इफ एंड बट इस पर होना चाहिए कि जिसको 3000 महिलाओं का रेप करने का वीडियो सामने आया और प्रधानमंत्री जी जाकर उस पर उसके लिए वोट मांगे, इस पर इफ एंड बट होना चाहिए? किसकी बात कर रही हैं? प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रही हूँ मैं। मोदी जी जाकर वोट नहीं मांगे थे लोकसभा में। और दूसरा कि हमारी ही पार्टी के एक महिला प्रवक्ता हैं, उनको जो व्यक्ति, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहती, इतना घिनौना व्यक्ति है, वो कहता है साया साड़ी खोलकर सड़क पर घुमा देंगे, रेप की धमकी देता है। और मोदी जी अपने ही जेट तक, प्राइवेट जेट तक उसको बुलाते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। क्या करना चाहिए उनको? इफ एंड बट इसमें होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन बोलिए ना इस पर। आप लोग बोलते हैं दूसरों की माँ बहन नहीं होती, लेकिन आपकी माँ बहन होती है। माँ बहन सबकी होती है और बराबर होती हैं। और क्राइम, और भी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाया गया था कि आपके 70 to 80% जो कैंडिडेट है वो दागी कैंडिडेट हैं। उन पर हत्या का मुकदमा है, उस पर किसी न किसी तरह का अपराध का मुकदमा है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा, मुझे ही उस बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन अगर है तो गलत है। और दूसरी बात, जब मुझे नहीं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कैसे होगा, जो खास तौर पर बिहार की जो जिस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं किसी को नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं, आपको भी कह देना चाहिए था कि भाई बिल्कुल गलत हुआ। ये आकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की ही तो बात थी राहुल गांधी जी से, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, मुद्दा अपने आप खत्म हो जाता। अब आगे आते हैं, जहां तक बात दागियों की है, मैं तो कहता हूं हम इस कानून के बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमने तो इसको और मजबूत किया है कि भाई जो आदमी 30 दिन से ज्यादा जेल रह ले और उसको अगर बेल ना मिले तो उसका जो मिनिस्टरशिप है और या चीफ मिनिस्टरशिप, इवन प्राइम मिनिस्टरशिप है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जानी चाहिए। हम तो स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, उसका भी विरोध किया था इन्होंने। मतलब वो अभी पिछले दिनों संसद जब चल रहा था, ऑनलाइन गेमिंग में जो जुआरी है उसका भी ये सपोर्ट करेंगे, उस बिल पे भी ये विरोध कर रहे थे।
जो चोर डकैत है जो जेल में बैठा है और 30 दिन से ज्यादा हो गया चीफ मिनिस्टर है, उसका भी समर्थन करेंगे। कन्विक्टेड जो है उसका भी समर्थन करेंगे। 4 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुलेंगे, फिर बचा क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ ले ये रही हूँ। इसका जरा वैसे पॉइंटेड जवाब दीजिए। हाँ। ये जो 130th अमेंडमेंट आया जी, जी, जिसमें बिल्कुल। कि ये है कि 30 दिन तक अगर कोई मंत्री जेल में है तो उसको मंत्री पद से हटना होगा। इसके आप अगेंस्ट क्यों हैं भाई? ये तो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के विरुद्ध एक अच्छा मूव है ना। जी बिल्कुल, मैं इस पे एकदम पॉइंटेड जवाब दूंगी। आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला, ठीक है। आपने आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। तो आप बताइए 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जो बीत जाते हैं तो कितने ईडी और सीबीआई ने और आपने कितने सबूत लाकर पेश किए, कितने सबूत लाकर पेश किए? लेकिन मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन जी हटे और बाद में ईडी और सीबीआई कहती है कि उनको कोई सबूत नहीं मिला। कंचना जी, इसमें कोर्ट से नहीं मिला ना इनको। नहीं, पहली बात ना, इन्होंने कैसे किया? तो एक बात बताइए, मैं जवाब दे रही हूँ करण जी, जवाब पहले देने दीजिए। वहीं जब ये बिल के बारे में बात हो रही थी पार्लियामेंट में, खुद अमित शाह जी ने यह कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि मुझे फंसाया गया था। जब उन पर सवाल उठा ना कि केस तो आप पर भी था, उन्होंने बोला मुझे फंसाया गया था, फंसाकर मुझे जेल में डाला गया था। तो कैसे हम ये भरोसा कर लें कि और लोगों को नहीं फंसाया जाएगा इस लॉ के तहत? आप तो जेल में उठाकर डाल दोगे, 1 महीने के अंदर कुर्सी तो चली जाएगी, फिर पूरा पार्टी इधर बितर हो जाएगा। जिस तरीके से पॉलिटिक्स हमारे देश में है, एक सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स की तरफ पूरा हमारा सारे पॉलिटिकल सिस्टम मूव कर रही है, उसमें एक पार्टी के मुखिया को आप उठाकर जेल में डाल दो, पार्टी इधर उधर हो जाएगी। और जो विधायक हैं उनको खरीदने की तो आप लोग के पास पैसा है, आप लोग कहीं रिसोर्ट बुक कर दोगे। तो ऐसे क्या है, जो अगर वोट चोरी से आप लोग सरकार बना नहीं पाते हो तो सीधा मुख्यमंत्री को जेल में डालो, 1 महीने तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ईडी सीबीआई के केसेस में इतनी जल्दी कहाँ बेल मिलेगी? सरकार तो छोटी सी बात, तो इसमें टेक्निकल बात मैं समझ लूं, मुख्यमंत्री को तो ये लोग वैसे भी जेल में डाल सकते हैं अगर आपकी बात मान लूं मैं जी। तो इस कानून में आने से दिक्कत क्या है? अगर एक मुख्यमंत्री जेल में है, क्या उसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? मेरा आपसे सवाल है कि संविधान में इसको जब अरविंद जी को जेल में डाला गया था तो बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया कि हाँ, क्या मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते? आपका क्या राय है? उसमें हमारा जो राय है, संविधान में या लॉ में, कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। पर आपके हिसाब से ठीक है? सुनिए ना, काम हो सकता है ऐसे। मेरी बात सुन लीजिए पूरा ना करण जी। मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, जेल में रहने के बाद जो काम होता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी जेल में, कैबिनेट बैठक हमेशा जेल में नहीं हो सकती है, राइट? तो इस सब में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री जी को हटना ही पड़ेगा। इसी को लाने के लिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो ईडी और सीबीआई के केसेस कर करके आप लोगों को जेल में डालते हो, 96% सीबीआई केसेस, 95% ईडी केसेस हमेशा विपक्ष के ही लोगों पर आप क्यों डालते हो? और यही सुन लीजिए, एक और मेरा आंकड़ा इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जब यूपीए सरकार थी 55% केसेस विपक्ष पे हुआ करते थे, तो कोर्ट से आता था कि ईडी और सीबीआई को तोता नहीं बनना चाहिए। आपको भी ये स्टेटमेंट ये मालूम होगा। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप नेता को उठा के आप माफी मांगेंगे? नहीं, माफी बहुत मांगते हैं ना, माफी मांगते हैं तो ये माफी मांगेंगे कि हाँ, इन्होंने नेताओं को जेल में डाला, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और जिसको कह रहे थे चक्की पीसिंग, 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरल करप्ट पार्टी हेमंत बिश्व शर्मा जी के खिलाफ तो आपने इतना बड़ा बड़ा दस्तावेज निकाला था ना, सबसे करप्ट नेता आपने बुलाया था, आपने मुख्यमंत्री बना दिया, कहीं आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, कहीं आप जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए। तो किसको, क्या बीजेपी में जाते ही सभी के सभी दाग के धुले क्यों हो जाते हैं? उनको तो जेल में आप नहीं डालते हो, सारे विपक्ष आपको करप्ट लगते हैं। तो ये बिल ना करप्शन को रोकने के लिए, बिल किसी दागी को जेल में डालने के लिए नहीं है ये बिल, और वैसे भी पास नहीं होता। ये कैसे पास होता है? ये बस वोट अधिकार यात्रा को डाइवर्ट करने के लिए लाए थे ये। चलिए आप दीजिए, इन्होंने बहुत सारे इल्जाम आप पे लगाए, फिर मैं एक पॉइंटेड सवाल आपसे पूछूंगा, पहले ये बोल लें इस पे। ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। कंचना जी ने कहा कि भाई जब आप जेल डाल देते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज टूट जाती हैं, अलग अलग चली जाती हैं। नहीं, इस मामले में आपको अपने नेता को क्रेडिट देना पड़ेगा। लालू जी गए लेकिन पार्टी नहीं टूटी। हाँ, तो हमने बचाया ना, वही ना, क्योंकि इनके यहाँ जो वो, आपने बाहुबली फिल्म देखी है, इनके यहाँ जो वो बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत शानदार है। वो अंदर से कोई आता है, अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे, आज से आपके राजा है महेंद्र बाहुबली, जयकारा शुरू। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं चलता ना, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि क्योंकि परिवारवाद का ऐसा जाल है कि महेंद्र बाहुबली पैदा होते ही, गद्दी आपकी है, महेंद्र बाहुबली पैदा होते ही राजा है। अब एग्जांपल देता हूं आपको कैसे हमारे और इनमें क्या फर्क है। मेरे देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे 2001 में, तो उस समय उन्होंने वो मुख्यमंत्री बन गए, उन्होंने राजकोट सेकंड में चुनाव लड़ा और उनके लिए जो शायद सीट
छोड़ने वाले नेता थे तो वो थे वजूभाई पटेल शायद, ठीक है। मैं अब ये 1-to-1 कॉन्वर्सेशन बता रहा हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई से मिला, मैं उनके साथ करीब 1-1.5 घंटा बैठा रहा। तो मुख्यमंत्री जी जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो वो फिर उनके बाद उनको चुनाव लड़ना था, 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ना होता है। वो 6 महीने के भीतर जब उनको चुनाव में राजकोट सेकंड की सीट मिली, जिसको छोड़ा वजूभाई वाला ने, उस सीट पर चुनाव लड़ने से पहले वो रात को अपने भाइयों के पास गए तीनों, और माताजी के पास घर में जाकर उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस तरह की चीजें हैं। तो उनके बड़े भाई ने, स्वाभाविक है, पूछा कि भाई कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमने तो अभी तक कोई चुनाव आज तक लड़ा नहीं, किस तरीके से लड़ेंगे, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं, परिवार किस तरीके से मदद कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पता है क्या कहा? मेरा बस आपसे निवेदन है कि आप कभी भाजपा कार्यालय नहीं आएंगे। 2001 की बात है, आज 2025 हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का परिवार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाई आज तक भाजपा कार्यालय में कदम नहीं रखे। उन्होंने 1-to-1 चुनाव किया, उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगी, उन्होंने सारी चीजें की। ये फर्क है भाजपा में और बाकी सब में, ये फर्क है। वो आपके राजा है महेंद्र बाहुबली और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कल्चर में। वो चुनाव लड़े आज, और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री है, पिछले 25 साल का उनका करियर है, लेकिन कभी उनका परिवार भाजपा कार्यालय में भी नहीं घुसा। कल्चर डिफरेंस है। एक और चीज बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं आपको, कैसे फर्क है परिवारवाद में और कैसे फर्क है इसमें। पूना में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें चीफ गेस्ट एक संस्था चलाने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई थे। तो अगर आपके पास अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोई बड़े भाई आकर बैठ जाए तो आपकी खुशी नॉर्मल है, ज्यादा हो जाएगी थोड़ी, आप थोड़ा खुश होंगे, भीड़ को वो करने के लिए थोड़ा आप उनको जो है उदाहरण देंगे और तमाम चीजें देंगे। स्टेज पर जो मॉडरेटर थी, स्टेज पर जो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने जोश में बोल दिया कि हमारे बीच में है इस देश के प्रधानमंत्री जी के बड़े भाई आदरणीय सोमा भाई मोदी जी। उनके बड़े भाई खड़े हुए, माइक पर पहुंचे और कहा कि मैं गुजरात से वडनगर के नरेंद्र मोदी का भाई हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जैसे आपके वैसे मेरे। यही फर्क है, चलिए यही डिफरेंस है। अब इन्होंने सीधा इल्जाम जो लगाया है, और ये आता रहा है, देखिए आप पे 2 इल्जाम ये लोग हमेशा लगाते हैं, मैं दोनों चाहता हूं आप एक बार आंसर करो। एक तो क्योंकि ये जो 130वां संशोधन है, इसका आप लोगों ने जो विरोध किया, उस पे आता है कि भाई देखो ये जंगल राज वाली पार्टी है, ये वही पार्टी है जो क्रिमिनल्स को और इन सबको संरक्षण देती है, नहीं तो अपोज करती। और दूसरा है परिवारवाद, कि भाई आप लोग बाहुबली पिक्चर के बहुत बड़े फैन हैं। सबसे पहले तो अगर मोदी जी अपने परिवार को छुपाए तो इसमें कोई ताज्जुब होने वाली और खुशी होने वाली बात नहीं है। वो अपने डिग्री को भी छुपाए कोर्ट के माध्यम से, वो अपने पत्नी को भी छुपाए, वो अपने परिवार को छुपा दिए तो कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खुशी होने वाली बात नहीं है। जहां तक बात परिवारवाद पे है, परिवारवाद पे आती हूँ। कैसे भाई, दूसरे के यहाँ परिवारवाद और आपके यहाँ क्या? इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, उनके पिताजी थे शकुनी चौधरी जी, हमारे आरजेडी में थे, वो भी उनके वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। खुद चिराग पासवान जी जो आपके अलायंस पार्टनर में, वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। आप बताइए ना, रविशंकर प्रसाद जी जो बिहार से ही हैं, संघ में बीजेपी का जो संघ का फाउंडर मेंबर एक रहे हैं बिहार में, वो परिवारवाद से नहीं आते। बाद में वो भी मंत्री बने थे कुछ। और खुद निर्मला सीतारमण जी का ससुराल का पूरा परिवार एक पॉलिटिक्स से आता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की खुद सांसदी की कुर्सी उनके चाचा जी ने अपनी छोड़कर दी हुई थी। तो परिवारवाद का जो इनका डेफिनेशन है ना, ये बहुत फिसड्डी सा है, ये इनके ऊपर लागू ही नहीं होता है। परिवारवाद बहुत दूसरे की जगह है। और अभी सिंधिया जी के बेटे बहुत इन्होंने सेलिब्रेट किया, बहुत कम उम्र में ये क्रिकेट एसोसिएशन एमपी का वो अध्यक्ष बन गए। बताइए, दूध का दांत उनका टूटा नहीं लेकिन मिल गया पिता। वहां परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे के बच्चे जो है वो गौर अच्छा करेंगे, इनके जो खुद बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, आईसीसी में चले जाएंगे। कौन सा क्रेडिट है उनके अंदर? बताइए ना, कितनी काबिलियत है उनके अंदर, जितना कम उम्र में इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंचा दिए गए। लेकिन परिवारवाद तो वहां हो ही नहीं सकता। परिवारवाद कहाँ होगा? 2-3 पार्टियों के नाम ले लेंगे और यहीं पर परिवारवाद है। इनका तो कोई परिवारवाद ही नहीं है। तो डेफिनेशन ना हमको लगता है बहुत ही फिसड्डी है। जहां तक बात अपने 130वां और ये जंगल राज का जो आपके साथ एक टैग चलता आ रहा है, मैं आपको करण जी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 1997 में हुआ था पटना में जल जमाव, ठीक है, और
नगर निगम वालों को कोर्ट ने समन किया और कोर्ट ने बोला, पटना कोर्ट ने, कि ये पानी इतना क्यों जम गया है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, जंगल राज बना रखे हो क्या। कोर्ट ने बोला था स्टेटमेंट इस संदर्भ में कि पानी का जल जमा हो गया था। कभी लालू जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं कहा था, कभी राबड़ी जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं किया था, लेकिन क्या करे, वो तंत्र जो है ना हमारे पास नहीं है। तो जिसके पास तंत्र है, उसका इन्फ्लुएंस है, वही वो नैरेटिव बना ले जाएगा। लेकिन आज जो बिहार में महा जंगल राज है, एवरी क्राइम, मतलब हर तरह के, चाहे वो मर्डर हो, चोरी हो, हत्या हो, रेप हो, हर तरह का क्राइम बिहार में ज्यादा है, 300% ज्यादा है आज। लेकिन उसको कोई ना जंगल राज कहेगा, ना मंगल राज कहेगा, ना महाजंगल राज कहेगा। शिवम जी, इन्होंने पूरा सिरे से नकार दिया कि लालू राज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जंगल राज था। ये आपने एक परपंच फैला रखा है। इन्होंने बताया भी हाईकोर्ट से कैसे, और असल जंगल राज तो इस वक्त चल रहा है। तो इस पे आपको जरा क्या कहना, बिकॉज एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरा कार्यकाल था वो नहीं देखा। 2005 के बाद से नीतीश जी रहे हैं पावर में, आपके साथ ही रहे हैं ज्यादातर, कुछ बार गुलाटी मार के उधर भी आए हुए हैं, इधर भी गए हैं, वो एक अलग बात है। पर पिछले 20 साल से लालू जी डायरेक्टली पावर में नहीं आए। तो जो लोग इस बार कई फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, 18 साल के, 19 साल के, उनको नहीं पता होगा कि क्या था 2005 से पहले का। तो थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए, और आज की जो स्थिति है, जो इन्होंने इल्जाम लगाया, उस पर भी जरा जवाब दीजिए। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को छुपाया नहीं। उनको ये कहा कि मैं राजनीति करता हूं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि परिवार ने अधिकार जमा लिया। ठीक है, वरना इस देश में 10 जनपद, 14 तुगलक रोड, 8 सुनहरी रोड, एक घर में 2 बच्चे, 3-3, 4-4 बंगले गांधी खानदान पे रहे हैं। किसको मजा नहीं आएगा लुटियंस दिल्ली में अपने भाइयों को बंगला देने में, और किस भाई को मजा नहीं आएगा अपने बंगले में रहने में? किसको नहीं आएगा? त्याग चाहिए करने के लिए। इसलिए नहीं कि उनको छुपाया, इसलिए कि राजनीति में वो शुचिता बनी रहे, इसलिए किया। वरना प्रधानमंत्री के भाई क्या नहीं कर सकते, और बाकी पार्टियों के जो नेता हैं उनके भाई क्या नहीं कर रहे हैं। अब आगे आता हूं जंगल राज, परिवार, उस पर भी आऊंगा। परिवारवाद की एक ही डेफिनेशन है। आपके घर में दिन रात जर्नलिज्म हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, आप पॉडकास्ट की बातें करते हो, एडिटिंग की बातें करते हो, सवाल पूछने की बात करते हो, आज मैंने ये पूछा वो पूछा। मैं नहीं जानता आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, लेकिन अगर हैं तो मान लीजिए आपके बच्चे होंगे, उनसे भी दिन रात इसी तरह की बातें होंगी। आमतौर पर यह सहमति है कि माहौल में बच्चा पॉडकास्टर या जर्नलिस्ट यही पैदा होगा, है ना, संभावना है। डॉक्टर के घर डॉक्टर क्यों होता है? क्योंकि माता पिता डॉक्टरी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर है तो इंजीनियर बन गया, और पॉलिटिशियन है, स्वाभाविक है पॉलिटिशियन बनेगा। लेकिन परिवारवाद कहां शुरू हो जाता है कि इस वाले सोफे पर बैठे हुए हैं आप, और इस सोफे पर आपने लगा दी अपनी स्टैंप कि बैठेगा तो मेरा बेटा ही बैठेगा इस पे, वरना इसको तो मैं पैक कर दूंगा। ये है परिवारवाद। सम्राट चौधरी जी का बेटा क्या बनेगा, ये तय है क्या भाजपा में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री ही बनेगा कि तय है? पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे, और नहीं होंगे तो भी उन्हीं का बखान किया जाएगा, ये तय है क्या? लालू जी होंगे तो सिर्फ तेजस्वी जी ही होंगे किसी भाजपा में, ये तय है क्या? कोई बताइए। या फिर इसके अलावा, और रही बात हमारे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स के, वो हमारे अलायंस पार्टनर है, चाहे वो चिराग जी होंगे, क्योंकि अगर हमारी उनसे 100% किसी भी चीज पर 100% विचार मिलते तो हो सकता है कि शायद हम साथ ही होते, एज एन एक ही पार्टी होते। लेकिन एक चीज क्लियर है कि बाप अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो बेटे के लिए वो चेयर फिक्स हो जाए, परिवारवाद है। लेकिन वो राजनीति में आए, संभावनाएं हैं, बनेंगी, बिल्कुल। मैं मानता हूं मेरे परिवार में कल बेटा बेटी कुछ भी हो, बिल्कुल किसी हद तक संभावनाएं हैं कि वो पॉलिटिक्स में ही आएगा, क्योंकि दिन रात वही देखेगा, विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि सुनो जी, भाजपा का प्रवक्ता तो मेरा बेटा ही बनना चाहिए, वरना कोई नहीं बनेगा, वहां प्रॉब्लम है। अब आगे आता हूं, ठीक है, जंगल राज बहुत बड़ा विशेष। अब एक और चीज है कि खास तौर पर जो जंगल राज की परिभाषा है, मैंने नहीं घड़ी है, मैं तो उस दौरान था भी नहीं, और था तो बहुत छोटा था, मुझे तो, मैंने भी नहीं देखा। मेरे कुछ दोस्त हैं बिहार के, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आपको। छपरा में रहते हैं वो, उनके पिताजी जो हैं टीटी थे, तो टीटी मतलब ठीक ठाक नौकरी हो गई, अच्छे पैसे, सब जीवन यापन ठीक ठाक, जाति से आते थे एक, और उनसे मैं भी पिछले दिनों कुछ बात कर रहा था। उनका खुद का कहना था कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ इसलिए बिट्स पिलानी पढ़ने भेजा क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी थी कि जाति देखकर और तमाम चीजें देखकर और पैसे देखकर किस तरीके से चुरा लिया जाता था। 1000 कहानियां हैं जंगल राज की इस देश में। बिहार के बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस आदमी के खिलाफ 90 मुकदमे हो और 12 में कन्विक्ट हो, अगर उसका जिंदाबाद नारा लगाए वहां के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे,
फिर जंगल राज कैसे नहीं होगा? और उसको आज भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एक स्पेशल कास्ट से आते हैं, तो स्पेशल धर्म से आते हैं, तो क्यों नहीं होगा जंगल राज? आप इनको आज लेकर आ जाइए, कल से देख लेना क्या हाल होगा। आप उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव को रिपीट करा दीजिए, कल देख लीजिएगा क्या होगा। सड़कों पे दंगे कैसे होंगे देख लीजिएगा, अतीक अहमद कैसे किसको मारेगा, कैसे लोगों की खाल नोच ली जाएगी। आप आज अखिलेश यादव को रिपीट करा दीजिए, देख लीजिएगा कैसे मुख्तार अंसारी जैसा लोग अपना नीले कलर का चश्मा लगा के पिस्टल और AK-47 और LMG लेते हुए घूमेगा। आज तेजस्वी यादव को, आज अखिलेश यादव को आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दीजिए, कल देख लीजिएगा कर्नल ये DSP शैलेंद्र जैसे लोगों को कैसे जेल में डाला जाएगा। आज ये कोई अपनी कहानियां नहीं है, ये सेट एग्जाम्पल्स हैं जो दशक दर दशक चले आ रहे हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि फर्जी है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार एक ही, मैं तो मानता हूं एक ही है। आप यकीन मानिए कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां दंगा नहीं था, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां कर्फ्यू नहीं था मेरठ में, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे। और अब कोई ऐसे 15 दिन साल में नहीं है जहां दंगा नहीं है। फर्क है। ठीक। मैं आपसे पूछना बस ये चाह रही हूँ कि आप अभी देखे होंगे कि हफ्ते भर के अंदर दर्जनों बिजनेसमैन, व्यापारियों की हत्या हुई है पटना में जो कैपिटल है बिहार का, वहां पर दर्जनों व्यापारियों की हत्या हुई और आपको जंगल राज नहीं दिखाई देता। खुद नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार ने अपने कलम से साइन करके कई अपराधियों को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि 2024 का इलेक्शन उनसे मुंगेर में इन्फ्लुएंस कराना था। वो क्या जंगल राज नहीं है वो? और जो पटना में जहां VIP लोग रहते हैं, जहां आपके विधायक लोग रहते हैं, जहां जज लोग रहते हैं, जहां अधिकारी लोग रहते हैं, वहां पर 200 राउंड फायरिंग होती है, 200 राउंड फायरिंग होती है और चलता है पूरे मीडिया पे, दिखाते हैं मीडिया ये। लेकिन ये जंगल राज नहीं होता। किस जंगल राज की आप बात कर रहे हो? और रही बात बिट्स पिलाने की, आप बाहर भेजने की बात कर रहे हो, लेकिन आपने 20 साल में, आपकी सरकार रही, बीच बीच में हमारी जो 17 महीने की सरकार इस तरीके से रही, 20 साल में आप यूनिवर्सिटीज का, विश्वविद्यालय का नाम गिनवा दीजिए जो आपने बिहार को दिया हो, और हम भी अपना गिनवा देंगे, कि हमने कहां और पर कितना क्या मुद्दे हैं हुआ है। आपके हिसाब से 20 साल का जो इनका रहा? बिकॉज अब हम जरा चाह रहे हैं चुनाव का, आपके हिसाब से इनकी क्या विफलताएं हैं और आपके क्या वादे हैं? ये जो इनकी चुनाव- सफलताएं बता दें। नहीं, आपने जैसे यूनिवर्सिटी की बात कही, आपने अभी कहा कि मर्डर हुए और राउंड फायरिंग हुई, आपके हिसाब से और इन्होंने क्या नहीं सही किया? सबसे पहले कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव शुरू होता है, प्रधानमंत्री जी अपना चुनावी रैली करते हैं, तो कहते हैं भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मुझे बना दो, ये जो चीनी मिल है, ये सारे चीनी मिल जो बंद पड़े हैं हम इसको ओपन करवाएंगे, और ओपन करवाने के बाद ये इसी के चीनी मिल से, यहीं की चीनी से मैं चाय पीऊंगा। आज भी बिहार इंतजार कर रहा है कि मोदी जी आएंगे, यहाँ की चीनी से चाय पिएंगे, लेकिन कभी नहीं पिए। ये बोल रहे थे दरभंगा से लेकर, दरभंगा में तो अभी है एयरपोर्ट और इतना कॉस्टली है, और भागलपुर से लेकर कई जगह, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की इन्होंने प्रॉमिस किया था 4 जगह बिहार में, लेकिन अभी भी एक भी एयरपोर्ट नहीं दिए। दरभंगा एम्स मोदी जी तो उद्घाटन कर दिए थे भाषणों में, बाद में जब कैमरा वाले लेकर गए पता चला यहाँ तो एक ईंट भी नहीं है। तो इस तरीके से झूठे प्रॉमिसेस किए गए। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे, ये बात भी बिहार में की गई थी। आज आप पटना से आ जाइए दिल्ली, इतना ज्यादा रेट है फ्लाइट का, आप दरभंगा से आ जाइए, इतना ज्यादा फ्लाइट का रेट है, कहां से गए? तो तेजस्वी जी अगर आए वो क्या करेंगे? सबसे पहले पलायन का जो इशू है, वो पलायन का इशू जब तक आप सुविधाएं नहीं देंगे तो पलायन का इशू खत्म नहीं होगा। उसके लिए पढ़ाई के लिए सब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज बिहार में इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, और दूसरा इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। इंडस्ट्रीज खासकर अभी यूथ जो है वो आईटी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, एआई की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ, आईटी हब की तरफ, तो एक बिहार में उसको बनाना पड़ेगा। बिहार में जब नहीं देंगे तो आईटी वाले सारे जो बिहार के लोग हैं वो बाहर जाएंगे। और तीसरा, जो किसानों को इतना ज्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया बिहार में, एपीएमसी जो मंडी हुआ करती थी, मंडी को खत्म करके, मंडी सिस्टम को खत्म करके, कि उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हमें हर सिरे से, वो चाहे किसान हो, चाहे वो आईटी हब हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हो सकती। सरकारी नौकरी एक बड़े अमाउंट में बिहार में चाहिए, लेकिन उसके अलावा अदर जॉब भी चाहिए। रेलवे का, जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने थे तो वो छपरा में व्हील की फैक्ट्री लेकर गए थे, लेकिन हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने कितनी इंडस्ट्री बिहार में अभी तक दिया है, 11 साल में जब केंद्र में रहे और 20 साल से जब से स्टेट में है। चलिए, बहुत सिरे से इन्होंने भाई आरोप लगाए, अपना विजन भी बताया कि तेजस्वी जी कैसे मशीन लर्निंग, एआई और भी चीजें यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस को भी इंकरेज करेंगे। आपका क्या टेक है, और आपके हिसाब से ये क्यों ऐसा नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, और आप क्या करेंगे? एक आरटीआई कहती है कि महाराष्ट्र में जब से भाजपा की सरकार आई है, सुसाइड फार्मर्स के, किसानों के 50% से गिर गए हैं।
एक और आरटीआई कहती है कि बिहार में पिछले 8 सालों में किसानों की आत्महत्या के जो मामले हैं वो लगभग निल हैं। मैं आपको डेटा दे दूंगा। ओके। वोट चोर इन्होंने हमें कहा था शुरुआत में, है ना, जब शुरू किया था। तो वोट चोर तो नहीं, लेकिन दिल के चोर तो हैं मोदी जी भाई। दिल तो चुरा लेते हैं, और ऐसा चुरा लेते हैं कि उसका अभी तक कोई जवाब किसी के पास है नहीं। और उसी की वजह है कि भीड़ से लेके तमाम लोग जिस तरीके से रोना, खुश होना, ये सब अलग अलग भाव भंगिमाएं आपको ट्विटर पे दिखाई दे जाती हैं, वो इसी वजह से। और ये जो दिल चुराने वाला मामला है, जनता का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का, सबका, वो कैसे चुराया जा सकता है? काम करके। अब हमने काम क्या किया है ये तो बताना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए, मुझे पता था कि मेरी बहन जी सवाल जरूर पूछेंगी कंचना जी, तो मैं जवाब दे देता हूं। अब इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। खैर, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं कि जहां तक खासतौर पर जिस तरह की तमाम चीजें हुई हैं, आयुष्मान भारत से शुरू करते हैं। आज तक आयुष्मान भारत में टोटल हॉस्पिटल एडमिशंस जो हुए हैं सिर्फ बिहार में, वो 6,50,59,465 है। नंबर ऑफ हेल्थ कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 3,30,65,60,80 है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो इम्पैनल किए हमने बिहार में वो 1,039 है। अब आप सोचिए कि अगर एडमिशंस 6,50,00,000 है, यानी कि 6,50,59,000 लोगों ने तो इलाज करा लिया है आयुष्मान भारत से। भाजपा ऐसे ही नहीं जीत रही है, दिल ऐसे ही नहीं चुराए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा। इसके अलावा फिर इसके आगे आ जाइए, पोषण योजना के तहत अगर मैं खास तौर पर भाजपा की बात करूं तो बिहार में 4,391 करोड़ रुपए का फंड रिलीज हुआ, जिसमें बेनिफिशियरीज 1,04,31,232 हैं पोषण योजना के तहत। छोड़ दीजिए, जल जीवन मिशन में आज अगर खास तौर पर बात करें तो 1,57,19,326 न्यू टैप वाटर कनेक्शंस लगाए हैं। आज जो कवरेज 6 से 7% थी वो अप्रॉक्सिमेटली 100% पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के टोटल जो बेनिफिशियरीज हैं वो 6,15,84,168 है। रूरल में खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो जितने भी सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं उसमें अप्रॉक्सिमेटली 4,43,95,223 अलग अलग अकाउंट्स खोले गए। इसके अलावा मेट्रो सिटीज में 1,71,00,000। इसके अलावा जो बैलेंस बेनिफिशियरी रहे, टोटल बैलेंस बेनिफिशियरी, वो 22,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स में हुई। और टोटल रुपए कार्ड्स जो बने वो 4 करोड़ बने सिर्फ बिहार में। बैंक से जोड़ा हमने इन लोगों को, इसलिए दिल चुरा रहे हैं हम, जिसको ये वोट चुराने का नाम दे रहे हैं। अगर खास तौर पर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात करूं तो एनरोल्ड कैंडिडेट्स 1,34,434 है सिर्फ बिहार से। असेस्ड कैंडिडेट अप्रॉक्सिमेटली 52,217, ट्रेन्ड कैंडिडेट्स 94,000, और सर्टिफाइड जो कैंडिडेट हैं जो कौशल विकास योजना में ट्रेंड हो गए वो 40,000 हैं। उज्ज्वला योजना के तहत अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो अकेले बिहार में 84,77,429 सिलेंडर दिए हैं हमने, और कनेक्शन जो फिर उसके बाद उज्ज्वला 2.0 में दिए वो 31,53,978, और टोटल जो कनेक्शंस रिलीज हुए आज तक सिर्फ बिहार में वो 1,16,31,407। दिल यहां चुराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो आज तक सिर्फ बिहार में 58,722 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए हैं, और इसमें लोन अकाउंट्स जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 96,31,000 है। छोड़ दीजिए, अभी बहुत कुछ है। ओपन डेफिकेशन फ्री जो किया है हमने एरिया, वो 1,273 टोटल एरियाज को जब हमने खत्म किया। हाउस होल्ड टॉयलेट्स जो बनाए वो 1,37,57,514 बनाए। गांव में खासतौर पर वेस्ट मैनेजमेंट को जो लेकर काम किया वो 30,000 से ज्यादा विलेज में किया। और इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी, बात तो सब करते हैं भाई। कुछ लोग जो है शाहबुद्दीन के पुजारी हैं, हम अपनी पिछली संस्कृति के पुजारी हैं, तो हम नालंदा को रीइंस्टेट कर रहे हैं। अगर बात करें वहां पर तो 455 एकड़ में जो कैंपस बना के दिया वो हमने दिया। IIM बोध गया, उसको लेकर खासतौर पर जो चीजें हुई और जिस तरीके से हमने बजट दिया, 100 पीसीस को लेकर अवेलेबल करा और आगे बढ़ा। दरभंगा के जो खासतौर पर उन्होंने एम्स की बात की, बिल्कुल ठीक बात है, हमने उस पर जो है काम शुरू किया, चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भाजपा ने प्लान्ड प्रोजेक्ट्स जो भारतमाला के लिए किए वो 1,572 किलोमीटर के हुए। अवार्ड हुए 1,155 किलोमीटर, और जो भारतमाला के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए वो 571 किलोमीटर है। 2014 से 24 रुकना संभव नहीं है। नहीं, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये देखिए स्टेशन स्कीम के तहत 92 रेलवे स्टेशन हैं जिनको हम रीडेवलप कर रहे हैं सिर्फ बिहार में। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो तेरठ रीजन में हमने जो है 109 किलोमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करें सांगली वाल्मीकि नगर लाइन में डबलिंग प्रोजेक्ट हमने किया, इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया, 1,347 करोड़ रुपए इसमें हमने लगाए। इसे भी छोड़ दीजिए, एनडीए बिहार गवर्नमेंट पर आ जाते हैं।
खास तौर पर अगर मैं एनडीए बिहार गवर्नमेंट की बात करूं तो जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है उसमें खास तौर पर अगर किसानों की बात हो तो वो 2,03,15,657 है। ठीक, शिवम जी, डीबीटी बेनिफिशियरीज 54 लाख है, सारे कम हो जाएगा, 80 लाख है। कोई बात, लिस्ट थोड़ा और सुन लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 10,38,281 महिलाओं को हम ये सारी चीजें दे चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्या उधन योजना के तहत खासतौर पर अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर 94,100 लोगों को बर्थ से लेकर ग्रेजुएशन तक बेटियों को उनका जो रेम्यूनरेशन है वो हम दे चुके हैं। उसकी टोटल जो नंबर है वो 1,60,00,000 है। और अभी भी बहुत सारे पेजेस है, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, ये वोट चोरी नहीं हो रहा है, दिल चोरी हो रहा है। देखिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक चीज का तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता इन पे कि ये लोग अपने काम नहीं गिना रहे, बिकॉज इन्होंने काम की ऐसी लंबी लिस्ट गिनाई है, ये तो आप मानेंगे। मैं तो 2-3 लाइन में कुछ कह दूं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल वर्ड आपका है इस पे, बिकॉज इन्होंने काफी समय ले लिया, तो अब फाइनल वर्ड आपका है। फाइनल वर्ड मैं इनको देती हूँ। इनसे पूछो आप क्या कर रहे हो। अब अगर पूछिए कि मुसलमानों के लिए आपने क्या किया ना, 2 करोड़ ये, 3 करोड़ ये, 4 करोड़ ये, 5 करोड़ ये, 6 करोड़ ये, 10 करोड़ ये, कि करोड़ में बता देंगे। करोड़ जमीन पे दिखना भी चाहिए। हम पूछेंगे पर कैपिटा इनकम कितना हुआ, जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन। ये ट्रिलियन और करोड़ से नीचे आते नहीं भाई। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि पलायन बहुत ज्यादा है। जमीनी हकीकत यह है, पटना यूनिवर्सिटी को आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, अभी तक नहीं बना। जमीनी हकीकत यह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आपने प्रॉमिस किया था, अभी तक नहीं दिया। जमीनी हकीकत क्या है? हमने 65% आरक्षण दिया, आप उस पर कुंडली लगाकर बैठ गए। तो हर जगह ये जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत आज भी दिख रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे, पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे पीछे, जीडीपी ग्रोथ में बिहार सबसे पीछे, क्राइम में सबसे आगे है, गरीबी में सबसे आगे, भूखमरी में सबसे आगे। और यह कहते हुए आपको प्राउड फील हो रहा है कि हमने इतने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने इतने करोड़ लोगों को राशन दिया। 140 करोड़ की जनता में अगर 80 करोड़ जनता को आपको राशन देना पड़ रहा है ना, तो ये 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का दावा कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। करोड़ों में बात नहीं, जमीनी हकीकत की बात करिए आप लोग। चलिए जी, दोनों तरफ से हमने काफी आतिशबाजी देखी है। बिहार इलेक्शन स्पेशल था, बहुत खुल के चर्चा हुई है, और हम लोग कोशिश करेंगे जब चुनाव करीब आए तो एक बार फिर हम इन दोनों को आमंत्रित करें, इनसे पूछें कि सिचुएशन कैसी है। कंचना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये वाद विवाद कैसा लगा। थैंक यू।